तो बात यह है कि जब हम इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ को देखते हैं कि लेट मी सी एनीथिंग रिगार्डिंग यू। अच्छा, तो हम सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स में इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इन फैक्टर्स में से फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसके हवाले से हम किस चीज़ को ज़ेर बहस लाना चाहते हैं। देखिए, जो चीज़ें ज़ेर बहस लाना चाहते हैं उसके अंदर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, रोल ऑफ एक्सपेक्टेशंस हैं, एग्रीगेट डिमांड है, इन्फ्लेशन, बिजनेस टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल्स, यहाँ तक शायद आज हम काम कर लेंगे। तो ये है जो फैक्टर्स ज़ेर बहस लाएंगे। अच्छा, और हम चूँकि आप पहले से इकोनॉमिक्स का एक कोर्स पढ़ चुके होंगे, लिहाजा हम इसको टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम इसी चीज़ को ज़ेर बहस लाते हैं तो सबसे पहले तो हम मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव का, हम मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव से मुराद लेते हैं जो हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपके जहन में होनी चाहिए वो ये है कि देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है कि आपके मुल्क का जीडीपी बढ़े, आपके मुल्क का जीडीपी बढ़े। और जो हमारे मुल्क का जीडीपी है अगर ये इंक्रीज करता है, यानी जीडीपी में इजाफा होता है, तो ये बेसिक चीज़ तो ये बनती है कि एनी इंक्रीज इन जीडीपी लीड्स टू इन मोर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि आपके मुल्क में जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी हद तक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो गुड्स एंड सर्विसेज अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती हैं तो बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाते हैं। बेसिक चीज़ तो यही है कि गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो, और अगर हम ये गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाते हैं तो वन ऑफ द मेजर इशू इज़ रिजॉल्व। वो क्या कि हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो, हमारे मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ज़्यादा हो और सेल भी ज़्यादा हो। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं इसका ज़्यादा प्रोडक्शन ही हमारा जो है वो आइडियल गोल है, और वो अचीव हो जाता है अगर हम जो है वो कहते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा हो। इसका मतलब ये है कि मोर गुड्स एंड, एक मिनट, लेट मी चेंज द इंक। प्रोडक्शन ऑफ मोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर हमारे मुल्क में गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं तो अल्टीमेटली जॉब एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी जॉब्स भी ज़्यादा क्रिएट होंगी। जब ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। तो हमारे 2 ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं। पहला क्या है, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, जिससे जीडीपी ज़्यादा बढ़े, मोर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा सके, ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा सके। और अगर ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे तो अल्टीमेटली यू विल हैव मोर सप्लाई, आपके पास सप्लाई ज़्यादा है। सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब बिल्कुल सिंपल है कि इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाता है अगर आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। तो मेन मसला तो ये है कि ग्रोथ बढ़े, ग्रोथ बढ़ेगी तो गुड्स ज़्यादा होंगी, गुड्स ज़्यादा होंगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी, चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा हो तो इन्फ्लेशन खुद बहुत कंट्रोल हो जाएगा और जॉब्स भी ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी।
और ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाला मुल्क अल्टीमेटली एक्सपोर्ट भी ज्यादा करता है, और जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका फेवरेबल हो जाएगा। तो बुनियादी चीज ये है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होनी चाहिए, यानी जीडीपी बढ़ना चाहिए, ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होनी चाहिए। जब ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करोगे तो अल्टीमेटली सप्लाई ऑफ गुड्स ज्यादा हो जाएंगी, जिससे प्राइसेस कंट्रोल हो जाएंगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, जॉब ज्यादा क्रिएट हो जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। जब गुड्स ज्यादा होंगी तो हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए भी गुड्स ज्यादा होंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आपका कंट्रोल में आ जाएगा। इस तरह चारों मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सकते हैं: ग्रोथ, कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन, कंट्रोल ऑन अनएम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पे एक बात आ जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। इसमें से कौन सा ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है? सो आई कैन सी इन योर आंसर, अगर आप दे सकें। जी स्टूडेंट्स, कैन यू गिव आंसर्स? तो आप में से मोस्टली बच्चों ने जो आंसर पुट अप किया है वो सी है, जिसमें खबर है, उसामा है, मंसूर है, अंसारी है, आमिर है, आमना है, बुखारी है, सलमान अली है, खतीजा है, रोमा, आमना, सना जावेद, अर्श रशीद और मोहम्मद उसामा। तो ऑल आर चूजिंग सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मींस के लोअर लेवल ऑफ टैक्सेस। ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ सीखा था, इन्फ्लेशन सीखा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट सीखा था। इसी से मिलता जुलता सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन ऑफ द फोर मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे जो नहीं है, तो उसके अंदर अब कौन सा आप लेंगे इसके अंदर? तो अब जो बच्चे ऑप्शन लेंगे वो डी है, आमना, उसामा, मंसूर अंसारी, ठीक है, मोहम्मद उसामा, सना जावेद। अब डी क्यों है? क्योंकि हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट कहा था, बैलेंस ऑफ ट्रेड नहीं कहा था। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो होता है वो मुख्तसर होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में हर चीज शामिल होती है, तो लिहाजा डी ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अब आगे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गोल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, अगेन वही सवाल है। तो देखते हैं अब आप क्या आंसर देते हैं। तो बच्चों का आंसर फिर डी है। सना जवेद, खावत, खतीजा, तमाम बच्चों ने डी दिया। मंसूर अंसारी, क्यों डी है? इसकी वजह यह है कि अगर आप नोटिफाई करें कि डी की वजह क्या है, तो डी की वजह एक तो यह है कि ग्रोथ है, लो एंड स्टेबल। हम देखते हैं कि जो है वो स्टैग्नेशन नहीं है, स्टैग्नेशन तो एक नई प्रॉब्लम है। तो इन्फ्लेशन भी आएगा, ये भी आ जाएगा, लेकिन स्टैग्नेशन नहीं आएगा। ये सवाल है आपके साथ, which of the following list four typical macroeconomic policy government objectives of government? ग्रोथ होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लेशन होना चाहिए, तो फिर कौन सी ऑप्शन लेनी चाहिए मुझे? तो मोस्टली बच्चे जो ऑप्शन बता रहे हैं वो डी ऑप्शन बता रहे हैं मुझे। यस, बी ऑप्शन बता रहे हैं बच्चे। खतीजा, आमिर है, अर्श है, सना जुवेदा, मंसूर अंसारी हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर यू, ये करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पे जो डी आ रही है वो क्यों आ रही है, जरा चेक कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट फोर टिपिकल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स? तो ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, बी ऑप्शन होना चाहिए, डी नहीं होना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया, बी होना चाहिए। या फिर नॉट ऑप्शन होती तो फिर ठीक था, कि फिर ऑपोजिट होता, तो फिर आपका जवाब ठीक है। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ। सवाल ये है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है?
तो देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ के जो मीनिंग है उसके अंदर सबसे पहला मीनिंग है मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाए। दूसरी बात, मोर गुड्स एंड सर्विसेज आर अफोर्डेबल एंड बीइंग परचेज्ड, ज़्यादा गुड्स परचेज भी की जाए, यानी बने भी ज़्यादा बिके भी ज़्यादा। और मोर जॉब्स आर अवेलेबल, ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हों, और इसका ये फ़ायदा होगा ज़्यादा गुड्स बनेंगी, ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होंगी, ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, ठीक है। लेकिन अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम भी फेस करने पड़ेंगे हमें। क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे अर्ली ग्रोथ स्टेज में हमें? अर्ली ग्रोथ स्टेज में हमें जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे उसके अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमें नजर आएगा वो ये है कि इन्फ्लेशन रेट एक्सीड कर जाएगा। क्योंकि लोगों के पास नया नया पैसा आएगा, जाहिर है जब कौमें अमीर होती हैं तो बाहर से पैसा बहुत आता है, तो इससे इन्फ्लेशन रेट एक्सीड होगा और गरीब और अमीर के दरमियान जो फर्क है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। गरीब और अमीर के दरमियान जो फर्क है वो काफी ज्यादा हो जाएगा। और इसके अलावा लीड्स टू इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, इससे इंपोर्ट्स में इजाफा होगा, क्योंकि जाहिर है जब अंदर के लोग रिच होते हैं और उनके पास पैसा ज़्यादा आता है तो हर बंदा ये कहता है कि मुझे ज़्यादा बड़ा फानूस चाहिए, तो मेरे घर में फ्रांस का फानूस होना चाहिए, इटालियन टाइल्स होनी चाहिए, रशिया से कारपेट्स आने चाहिए। तो हर कोई बाहर से इंपोर्ट करने के चक्कर में पड़ जाता है, क्योंकि कौम जब अमीर होती है तो कहते हैं कि शुरू में, बाद हो सकता है बाद में तो कंट्रोल हो ही जाएगा, लेकिन शुरू में इन्फ्लेशन ज़्यादा होगा, ग्रोथ के साथ साथ ये है गरीब और अमीर में फ़र्क बढ़ेगा, इंपोर्ट इंक्रीज होंगी। आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर अमीर और गरीब में फ़र्क क्यों बढ़ेगा? असल में बात ये होती है ग्रोथ के शुरू की स्टेज में जो लोग फैक्ट्री ओनर होते हैं उनको तो मुनाफा बहुत मिलेगा, ठीक है, फैक्ट्री ओनर को तो प्रॉफिट काफ़ी मिलेगा, लेकिन जो आम लेमैन है उसे क्या मिलेगा? उसे सिर्फ जॉब मिलेगी और उसे सैलरी मिलेगी या उसे वेज मिलेगी। दूसरी बात यह है कि अगर इकोनॉमी स्लम से निकल के आई है तो वो इतने में ही राजी हो जाएगा कि उसे नौकरी मिल गई, उसके घर की मुईशत का पहिया चल रहा है। लेकिन मुनाफा सारा, प्रॉफिट जो है सारे का सारा बेनिफिट फैक्ट्री ओनर, लैंडलॉर्ड्स और बड़े लोगों को जाएगा, और अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट ये होगा कि गरीब और अमीर का फर्क इनिशियली ज्यादा होगा। अगर पॉलिसीज ना बनाई जाए तो फिर तो ये लाजमी फर्क पड़ेगा। हाँ, वो एक अलग बात है, आप कहें कि हम इसके अगेंस्ट टैक्स पॉलिसी लाएं, फिस्कल पॉलिसी अच्छी बनाएं, तो फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ में ये मामला जो है ये रहता ही है। क्योंकि हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था 1960s में, पाकिस्तान वाज फार अहेड फ्रॉम कोरिया एंड मेनी अदर कंट्रीज। तो उस वक्त ये हुआ था कि ग्रोथ बहुत हुई थी लेकिन अमीर और गरीब का फर्क काफी बढ़ गया था। अच्छा, फिर आ गया ग्रोथ ऑफ डीमेरिट्स गुड्स। ये भी एक मसला है कि जब कौमें अमीर होती हैं तो फिर डीमेरिट्स गुड्स की तरफ भी जाती हैं। डीमेरिट गुड्स होती हैं जैसे कि लोग सिगरेट पीते हैं, पैसे पहले नहीं तो कुछ बात नहीं, लेकिन अब सिगरेट भी पी रहे हैं, ठीक है, और सिगार भी पी रहे हैं, तो नुकसानदेह चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं अमीर होने के बाद। जैसे आप देखिए अमेरिका में काफ़ी सेल है नारकोटिक्स की, मारवाना की, अल्कोहल की। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि चूँकि आप ये जानते हैं कि वहाँ पैसा लोगों के पास आया है और वो फिर इस तरह की चीज़ें खरीदते हैं। तो अब यहाँ पे वलीद बेग समझ आ गई बेटा? वलीद बेग आपने कहा था एग्जांपल दे दें इन्फ्लेशन के हवाले से। जी वलीद, आपका आंसर नहीं आया मुझे। यस, अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि एग्जांपल मैंने ये दी कि अमीर जाहिर है ज़्यादा अमीर होगा क्योंकि उसके पास फैक्ट्री है, उसके पास प्रॉपर्टी है, वो ग्रो करेगा, और लेकिन गरीब आदमी सिर्फ जॉब तक रहेगा, इसलिए अमीर और गरीब का फर्क भी पड़ेगा। इस लिहाज से कहा ही जाता है
कि ग्रोथ की निस्बत हमें डेवलपमेंट पे फोकस करना चाहिए। ग्रोथ और डेवलपमेंट में थोड़ा सा फर्क भी होता है। डेवलपमेंट पे ज्यादा जाना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि सिर्फ ग्रोथ ना हो, बल्कि हम एक ऐसा निज़ाम लाएं जिसके अंदर जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम हो। यानी अगर इनकम बढ़ती है, जीडीपी बढ़ता है, तो इसके जो फ्रूट्स हैं वो आम आदमी तक भी पहुंचे और गैप जो है गरीब और अमीर का कम हो। और अगर जीडीपी में ग्रोथ आ रहा है तो इसके फ्रूट्स हैं वो मस्ट बी रीच्ड टू कॉमन मैन। एक आम आदमी तक इसके जो समरात हैं वो पहुंचने चाहिए। वो कैसे पहुंचेंगे? हमें चाहिए कि हम ग्रोथ ऑफ इनकम के ऊपर टैक्स लगाएं और वो टैक्स जो है वो गरीबों पर खर्च करें, उनकी सहूलियात पर। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ थोड़ा सा फ़र्क है डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स में। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में भी फ़र्क है। एक तो फ़र्क है कि नेशनल इनकम बढ़े लेकिन अमीर और गरीब का फ़र्क ना बढ़े, ऐसा निज़ाम लेके आए। और जो तरक्की के फ्रूट्स हैं, डेवलप ग्रोथ के फ्रूट्स हैं, वो आम आदमी तक भी पहुँचे। और फिर ये है कि तालीम इतनी दी जाए कि लोगों का वे ऑफ थिंकिंग साइंटिफिक हो जाए। अब साइंटिफिक वे में सोचने का मतलब ये है कि कॉज एंड इफेक्ट पे लोग सोचें। यानी ऐसा नहीं है कि एक बच्चा जो है आईसीएमए का एक पेपर क्वालिफाई ना कर सके, अगर फर्ज कीजिए, ठीक है जी, नहीं क्वालिफाई कर सका, हम पूछते हैं रीजन क्या है, वो कहता है जी मेरी फूफो ने तवीज डाले थे या जादू कर दिया। अब ये क्या है? ये डॉगमास है। ये नहीं होने चाहिए। होना ये चाहिए कि हम तालीम इतनी दें कि लोग डॉगमास भूल जाएं, तो हिम्मती कीदे खत्म हो जाए। लोग तालीम और तरबियत की बात करें। बंदा डिस्क्वालीफाई कर गया, वो अपनी मेहनत को कहे कि मैंने हार्डवर्क नहीं किया, या वो ये कहे कि ठीक है मेरा मेथड गलत था, मैंने कंसंट्रेशन वे ऑफ मेरा गलत था, मेरी स्ट्रेटेजी गलत थी, बजाय इसके कि आप इधर उधर की बात करें। तो मैंने 3 बातें पहले कही कि एक तो नेशनल इनकम की तकसीम बराबर हो, मुनासिब हो, अमीर और गरीब दोनों में तकसीम हो, अमीर और गरीब का फर्क थोड़ा हो, और सोचने का अंदाज साइंसी बुनियादों पे हो कि तालीम अच्छी नहीं इसलिए हम पीछे हैं, हम हार्डवर्क नहीं करते इसलिए पीछे हैं, बजाय इसके कि हम जो है हिम्मती गीतों की तरफ जाएं। और कौम के अंदर एक मोटिवेशन टूवर्ड्स जो सेल्फ डेवलपमेंट हो, ठीक है ना। अब माइकल पी टूडेरो नई जो डेवलपमेंट की बुक आई है उसमें लिखता है कि मसला ये है कि कौमें वो तरक्की करती हैं जिनके पास सेल्फ स्टीम होती है, इकोनॉमिक मोटिवेशन होती है। इकोनॉमिक मोटिवेशन से मुराद ये है कि वो कौमें तरक्की करती हैं जो कहती हैं कि नहीं, अब हमने तरक्की करनी है, हमने गुलामी में नहीं रहना, और हमने गुर्बत के खिलाफ जहाद करना है, और हमने जो है वो गुर्बत को ख़त्म करना है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हमने ना सिर्फ पॉवर्टी के खिलाफ जंग लड़नी है, उसके साथ साथ जो बड़ा अहम काम हमने करना है वो ये करना है कि हमने किसी से कर्जा नहीं लेना, हमने कर्जा मांगना ही नहीं है। वी विल नॉट डिमांड लोन फ्रॉम एनीवन। हमने किसी से कोई ग्रांट नहीं मांगनी, जो कुछ करना है वो अपने बलबूते पे करना है। तो ये जो इकोनॉमिक मोटिवेशन है ये कौमों को जो है वो डेवलप करती है। यानी जिसे आप उर्दू में कौमी गैरत कह सकते हैं। तो ये कहते हैं बड़ी ज़रूरी है, इसके बगैर डेवलपमेंट नहीं हो सकती। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ग्रोथ में डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे यहाँ पे द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रोथ इंक्लूड विच वन ऑफ द वन इज एक्सेप्शन ऑफ फॉलोइंग। कि ग्रोथ है, इसमें से कौन सा एक्सेप्शन है। तो देखते हैं एक्सेप्शन कौन सा है और आप उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के जवाब आने शुरू हो गए होंगे। प्लीज कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन। जाग रहे हैं ना सब बच्चे? क्योंकि आज लास्ट वर्किंग डे है बिफोर ईद। ऐसा ना हो कि बकरा बार बंधा हुआ है, नजर बकरे पे हो, या कोई टिक्का बोटी का प्लान बन रहा हो और आप कहें चलो यार सर को लेक्चर अकेले ही देने दो, आज हम जरा प्लान करते हैं कि कल परसों टिक्के कैसे बनाने हैं, और वो टिक्के खा रहे हैं और सर बेचारे धिक्के खा रहे हैं। अच्छा बच्चों,
तो बात यहाँ पे ये है कि आमना सदाकत, खावर, रहीला बतूल और आमना जफर, इन बच्चों के जवाब आए हैं मुझे, लेकिन जवाब जो आए हैं वो इतने को अच्छे नहीं आए। मिसाल के तौर पर मैंने कहा था डिसएडवांटेज क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का डिसएडवांटेज ये है कि इससे जो है वो ग्रोथ रेट में एक्सीड इन्फ्लेशन रेट, और फिर इसके बाद ये है, और हमने कहा था इसमें से एक्सेप्शन निकालें। एक्सेप्शन का मतलब होता है जो चीज़ मुख्तलिफ हो, जो चीज़ ऐसी हो जो दूसरों से डिफरेंट हो। तो देखिए ये मान लिया कि इन्फ्लेशन रेट जो है एक्सीड करेगा, ग्रोथ रेट एक्सीड करेगा, ये ठीक है। अच्छा, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बढ़ेगा, ये भी ठीक है। अच्छा, ग्रोथ में एक्सीड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ये भी चले ठीक है। मसला ये था ग्रोथ में भी इन डीमेरिट गुड्स, तो डीमेरिट गुड भी क्या होंगी, बढ़ेंगी, यानी लोग जो है फजूल चीज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये मुख्तलिफ बात थी, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो सोशल एस्पेक्ट के साथ था, इसका ताल्लुक इकोनॉमिक एस्पेक्ट के साथ नहीं था। ये तीनों इकोनॉमिक एस्पेक्ट के फैक्टर थे और ये जो फैक्टर है ये सोशल रिलेटेड था, तो इसलिए ये डिफरेंट हो गया। ठीक हो गया बच्चों, तो दिस फैक्टर इज डिफरेंट देन द अदर्स, इसलिए हम इसमें डी को अलहदा काउंट करेंगे। ये भी इकोनॉमिक मैटर है, ये भी इकोनॉमिक मैटर है, ये भी इकोनॉमिक मैटर है, ये सोशल मैटर है, इसलिए एक्सेप्शन है। अच्छा बच्चों, अब मसला आ गया, आगे बढ़ते हैं, छोड़े जो हो गया सो हो गया। अब आ गया जी कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन। मुईशत का सारा मामला एक्सपेक्टेशंस पे बेस करता है, यानी ये दुनिया की जो मुईशत है बेसिकली ये गोरख धंधा। जो कुछ हम देख रहे हैं जो कुछ भी हमारे सामने है सारे का सारा एक एतमाद है कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। जरा सा एक्सपेक्टेशन या नफ्सियात पे लोगों की इज्तमाई, चूंकि लोग देखिए हम जो इंसान हैं हम एक्सपेक्टेशंस पे गेम चलती है, हम मुस्बत भी सोचते हैं, हम मनफी भी सोचते हैं और इज्तमाई लेवल पे सोचते हैं। मसला ये है कि ग्रेटर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस विल रिजल्ट इन हायर डिमांड, कि हमें एतमाद हो के हालात ठीक करेंगे तो हम ज्यादा चीजें डिमांड करेंगे, लेकिन अगर हमें एतमाद नहीं है तो हम चीजें नहीं खरीदेंगे। एक मिनट के लिए सोचिए कि आपके जहन में हो कि हालात अब नॉर्मल है, आप अपना खर्चा कम कर देंगे, आपने मोटरसाइकिल खरीदनी नहीं खरीदेंगे, गाड़ी खरीदनी डिले कर देंगे। तो लिहाजा एतमाद बहुत मैटर करता है, और यही चीज बिजनेस में भी करती है कि बिजनेस में भी हायर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। नतीजा ये होगा कि इन्वेस्टमेंट होगी, न्यू फैक्ट्रीज लगेंगी, नई मशीनरी लगेगी, न्यू फर्म्स बनेंगी, एंटरप्रेन्योरल एफर्ट होगी, और ये सारे की सारी गेम बेस करती है एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। जरा सा एतमाद शफल हुआ नहीं और आपका सारे की सारी गेम खत्म। अब यही वजह है कि आप देखिए कि जिन मुल्कों में पॉपुलेशन कम हो रही है वो दूसरे मुल्कों से लोगों को बुला के इमिग्रेशन दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हैं? इसलिए इमिग्रेशन दे रहे हैं कि अगर इन केस उनके पास कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि लोग ज्यादा होंगे, डिमांड करेंगे तो बात बनेगी, और वो ऐसे लोगों को इमिग्रेशन दे रहे हैं जिनके पास 6 माह 1 साल का खर्चा मौजूद है। तो हकीकत में तो वो डिमांड ट्रांसफर कर रहे हैं ना एक मुल्क से दूसरे मुल्क में। ऐसे उनको इमिग्रेशन दे रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कास्ट अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ताकि ये जो कमाने वाले लोग हैं ये वहां जाएं और जाके एक तो पैसा यहाँ से लेके जाए, दूसरा वहां जाके भी पैसा कमाए। इसी तरह अगर बिजनेस कॉन्फिडेंस शफल हो जाए तो या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नजर आ जाए या डिजास्टर नजर आ जाए
तो इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पे रुक जाएगी, इन्वेस्टमेंट फौरी तौर पे स्टॉप हो जाएगी। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि जो लोग भी इकोनॉमी को चला रहे हैं, गवर्नमेंट को चला रहे हैं, वो लोगों को एतमाद दें कि हालात ठीक है, मामूलात पर है, कुछ चेंज नहीं होने वाला, सब कुछ ठीक चल रहा है, पैनिक ना होने दें। तो फिर लोग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे और इस तरह जो है सारी की सारी गेम एक्सपेक्टेशंस पे चलेगी। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। अब एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की टोटल आउटपुट एक्सपेंडिचर्स है, जिसके अंदर 4 मेन एजेंट हैं, 4 मेन एजेंट्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। 4 मेन एजेंट्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। 4 मेन एजेंट्स कौन कौन से हैं? अब एजेंट्स क्या होते हैं आप सब बच्चे जानते हैं कि एजेंट वो होते हैं जो के नुमाइंदे होते हैं किसी भी कौम के। जैसे आपके घर के एजेंट कौन कौन है? आपके घर के एजेंट में आप शामिल हैं, आपके भाई शामिल है, आपकी बहन शामिल है, आपके अब्बू अम्मी, ये सब आपके घर के एजेंट हैं। इसी तरह मुईशत के भी एजेंट हैं। मुईशत के एजेंट्स कौन कौन है? एक तो है सी स्टैंड्स फॉर हाउस होल्ड्स, सी स्टैंड्स फॉर हाउस होल्ड्स। तो सबसे पहले जो है वो है हाउस होल्ड। तो सी स्टैंड फॉर हाउस होल्ड। तो सी हाउस होल्ड के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विच वी कॉल सी। दूसरा जो है वो है आपका बिजनेसेस। बिजनेसेस जो हैं आपके, वो है आपकी बिजनेसेस मींस आई स्टैंड इन्वेस्टमेंट। तो 2 तरह के अखराजात इकोनॉमी में होते हैं। एक हाउस होल्ड करते हैं जो रोजाना घर के लिए चीजें खरीदते हैं, वेजिटेबल्स खरीदते हैं, फ्रूट्स खरीदते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, क्लॉथ खरीदते हैं, ठीक है जी, होम एक्सेसरीज खरीदते हैं। तो ये हाउस होल्ड है। दूसरी तरफ जो है वो आपके बिजनेसेस हैं जो कि रॉ मटेरियल खरीदते हैं, लेबर परचेज करते हैं, मशीनरी और इक्विपमेंट परचेज करते हैं। तो ये हमारा दूसरा एजेंट है। तीसरा एजेंट जो एग्रीगेट डिमांड का है वो है आपकी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो क्या खरीदती है? वो कंक्रीट खरीदती है, स्टील खरीदती है ताकि डैम बना सके, सड़कें बना सके। तो हम इसे कहते हैं ये है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। इसको हम जी से डिनोट करते हैं। और चौथा और आखिरी वो क्या है? वो है आपका फॉरेन बायर। फॉरेन बायर, फॉरेन बायर को हम डिनोट करते हैं एक्स के साथ। फॉरेन बायर को हम डिनोट करते हैं एक्स के साथ, एक्स। लेकिन ये एक्स है बेसिकली इसके साथ एक छोटा सा एन लिखा होता है, उसको हम फॉरेन बायर्स में काउंट करते हैं। एक्चुअली ये होती है आपकी नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स जो है वो गेन होता है आपका ओवरऑल तिजारत का जो आपने पूरी दुनिया के साथ की है। और वो किस तरह से? देखिए, जो आप एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट के नतीजे में आपको एक्सपोर्ट अर्निंग्स मिलती हैं। एक्सपोर्ट के नतीजे में आपको एक्सपोर्ट अर्निंग्स मिलती हैं। और जो आप इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट के बदले में आपको बिल देना पड़ता है या इंपोर्ट के पैसे देने पड़ते हैं। यानी एक्सपोर्ट के पैसे आते हैं, इंपोर्ट के पैसे हाथ से जाते हैं। तो ये जो इंपोर्ट है एक्चुअली हम इन्हें इंपोर्ट बिल कहते हैं। ठीक हो गई बात? अब एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दीजिए, यानी XN इज इक्वल टू एक्सपोर्ट अर्निंग्स माइनस इंपोर्ट बिल। तो जो बच जाएगा वो आपकी नेट एक्सपोर्ट होंगी। ठीक है जी। तो नेट एक्सपोर्ट इज अ
surplus are deficits of foreign trade। तो ये सरप्लस हो सकता है या डेफिसिट हो सकता है फॉरेन ट्रेड का, जिसके अंदर एक्सपोर्ट अर्निंग में से आप इंपोर्ट बिल माइनस कर देते हैं, तो एक्सपोर्ट से पैसा आता है, इंपोर्ट से पैसा जाता है, दोनों में जो डिफरेंस आता है उसे हम नेट एक्सपोर्ट्स का नाम दे देते हैं। तो बिल्कुल सही सवाल है बच्चे का कि क्या ये नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। अगर आपने इंपोर्ट ज्यादा की है, एक्सपोर्ट कम की है पाकिस्तान की तरह, तो इसकी वैल्यू डेफिसिट भी हो सकती है। लेकिन मैंने जानबूझ के एक्सपोर्ट अर्निंग थोड़ी सी ज्यादा रखी थी ताकि आपको समझा सकूं कि एक्सपोर्ट अर्निंग में से इंपोर्ट माइनस कर दीजिए, बाकी जो बच जाएगा वो आपका क्या होगा, वो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स होंगी। तो ये चार चीजें हैं, एक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक नेट एक्सपोर्ट्स। अब इन चारों को जमा कर लिया जाए तो एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन ये बनेगी, इसको एडी से भी नोट करते हैं, वाई से भी नोट कर देते हैं, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एन। तो ये आपकी एग्रीगेट डिमांड की इक्वेशन बन जाएगी, विच इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड इक्वेशन। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। बिल्कुल सही कहा ज़ियान आपने कि एक्चुअली पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सीड कर जाती हैं एक्सपोर्ट से, और ये वजह है कि पाकिस्तान में जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो पॉजिटिव नहीं होती, बल्कि अक्सर औक़ात नेगेटिव हो जाती हैं या डेफिसिट में चली जाती हैं, और वो भी हमें अपनी नेशनल इनकम से पूरा करना पड़ता है उस खर्चे को भी। और उसकी वजह हर चीज़ नेगेटिव होने में नेगेटिविटी को काउंट नहीं करना चाहिए। उसकी एक वजह यह है कि मुल्क में डेवलपमेंट का प्रोसीजर बहरहाल चल रहा है, यहाँ पे डैम बन रहे हैं, उसका इक्विपमेंट बाहर से आ रहा है, जो हमने पावर सेक्टर में एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए हैं पिछले 5-7 साल में, उसका सारा इक्विपमेंट बाहर से आया है, वो भी इंपोर्ट हुआ है, उसकी वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हुआ है। फिर उसके साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि हमारा जो है वो कंप्यूटर्स आ रहे हैं बाहर से। अच्छा, अगर हम इन चीज़ों, अच्छा फार्मास्यूटिकल मटेरियल बाहर से आ रहा है, अगर हम चीज़ों को लाना बंद कर दें तो फिर हमारी तरक्की रुक जाएगी। तो इसका हल जो है वो जाहिर है, हल तो यह है कि एक बड़े पैमाने पे हम कोई ऐसी स्ट्रेटेजी लाएं जिससे हमारी इंपोर्ट कम हो जाए, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप मुझे कहें कि सर आप अगर सजेशन दें तो आप क्या सजेशन देंगे, तो मैं बड़ी सिंपल सी सजेशन दूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो चीज़ यूज़ हो रही है वो है मोबाइल और कंप्यूटर, हर बंदे के हाथ में, और टैब। तो मेरे नज़दीक चाहिए ये हमें कि हम जिन मुल्कों से ये चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं उनकी किसी एक कंपनी से बात कर लें, चलें चाइनीज़ लिनोवो से बात कर लें कि जी हम बाहर से इंपोर्ट इतना नहीं करेंगे, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, आप हमारे मुल्क में प्लांट लगा लें आके, ठीक है जी, आप हमारे मुल्क में प्लांट लगा लें, या किसी के साथ सब किसी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दें किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, तो हम बाहर से इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। आप टैब भी बनाएं, कंप्यूटर भी बनाएं, मोबाइल भी बनाएं, लिनोवो मोबाइल भी अच्छे बना सकता है, कंप्यूटर इतने अच्छे बनाता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, इंपोर्ट काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरा, कई सालों से फार्मास्यूटिकल मटेरियल जो है वो चाइना से, स्वीडन से आ रहा है, उनसे भी बात करनी चाहिए कि आप ये मटेरियल जो है हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चर करें, तो हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो इस तरह बड़े मसले जो हैं वो हल हो सकते हैं, हम इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो बट थिंग इज दिस के एक सिंसियर विश चाहिए, एक हमें प्लानिंग चाहिए, और एक हमें कंसिस्टेंट गवर्नमेंट चाहिए जो इस काम को कर सके। अच्छा बच्चों, तो अब हम इसको यहाँ से हल्का सा मिटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मेरी वो इक्वेशन आनी थी जो मैंने बड़े जो है एहतमाम से कंपोज की थी, आल्दो कि वो मैंने ऊपर लिख भी दी है, और उसकी इक्वेशन ये x माइनस एम मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, और वहाँ पे मैंने ये वाला x लिख दिया, बात एक ही। अच्छा, तो इसमें यह है कि हाई डिमांड कैन रिजल्ट इन इंक्रीज इन आउटपुट। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो आउटपुट इंक्रीज होगी ना,
कि भाई हम कह रहे हैं हमारे मुल्क में मोबाइल बनाओ, कंप्यूटर बनाओ, अभी किया वालों ने गाड़ियां बनानी शुरू कर दी पाकिस्तान में आके, अभी फिएट वाले भी सोच रहे हैं वो भी आके बनाएंगे। तो ये क्यों बना रहे हैं भाई? डिमांड है तो आ रहे हैं ना, तो डिमांड होगी तो ही मैन्युफैक्चरिंग होगी और इंजेक्शन इन इकोनॉमी होगा। क्या इकोनॉमी में इंजेक्शन भी है और इकोनॉमी में जो है आउटफ्लो भी है। इंजेक्शन ये है कि अगर इकोनॉमी में एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाए, इंपोर्ट में कमी आ जाए, यानी ये बढ़ जाए ये कम हो जाए, तो इंजेक्शन है। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, चाहे बाहर से पैसा आए, गवर्नमेंट अपने खर्चात बढ़ा के जो है वो क्या करे, नए डैम्स नए पुल बनाए, तो इससे एग्रीगेट डिमांड में इजाफा होगा। तो इंजेक्शन 3 चीज़ों पे लग सकता है। एक ये कि इन्वेस्टमेंट आ जाए बाहर से, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सी पैक के हवाले से हमारे यहाँ आई है। फिर गवर्नमेंट के अखराजात बढ़ जाए, इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और फिर ये है कि नेट एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो जाए, यानी एक्सपोर्ट कम हो जाए और इंपोर्ट कम हो जाए, तो इससे इकोनॉमी में ताकत का इंजेक्शन लग सकता है। ठीक है, या इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाओ, या एक्सपोर्ट बढ़ाओ, तो आपकी इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। अब यहाँ पे इसी हवाले से मैंने एक सवाल बनाया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट टू समराइज द इफेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑन कंट्रीज इकोनॉमी। कंट्री की इकोनॉमी पे एक्सपेक्टेशंस का क्या रोल होता है? जी, तो हम देखते हैं बच्चे जो है वो क्या जवाब देते हैं हमें। जी बच्चों, तो एक जवाब आया है आमना सदाकत का, जो कि डी है। उसके बाद बाकी बच्चे मंसूर अंसारी भी डी कह रहे हैं, ठीक है, खतीजा भी डी कह रही है। खतीजा का जवाब बल्कि पहले आया, पढ़ा बाद में मैंने, और खावर यकूब भी डी का जवाब दे रहे हैं। तो मोस्टली बच्चों का जो आंसर यहाँ आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है। और बच्चे जो है उनकी तादाद इस वक्त 30 हो चुकी है। ठीक है, जवाब सिर्फ 4 आए हैं, तो बाकी के बच्चे क्या बकरे को पट्टे डाल लेंगे हुए? तो बच्चों, ये बकरे की मसाज हो रही है। देखिए बच्चियां जवाब दे रही हैं, रहीला बतूल जो है डी, खावर ने कर दिया जवाब। और जनाब अब जो है अब लड़के बोले हैं कुछ, सलमान अली भी डी कह रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों डी आंसर क्यों आया ये भी तो सोचे ना। पहली बात तो ये कि देखिए एक्सपेक्टेशन इफेक्ट्स नो इन्फ्लुएंस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो बात ही गलत है कि एक्सपेक्टेशन का इकोनॉमी पे असर नहीं होता। ये तो आप अगर ऐसी बात मान लें तो समझे दिल तोड़ने वाली बात है। बिल्कुल, ये तो इकोनॉमी का जो है कॉन्सेप्ट का ही बेड़ा गर्क करने वाली बात है। लिहाजा इसको तो वक्त से पहले काट देना चाहिए, गलत है। अब उसके बाद ये है, इफ ए गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टिंग सिटीजन्स इनकम टू राइज इट विल ट्राई टू एडजस्ट टैक्सेशन। ऐसा तो हमने कुछ भी नहीं कहा। टैक्स का तो इशू ही नहीं, टैक्स लगाओगे तो उससे तो डिमांड कम हो जाएगी। वो पैसे टैक्स में दे देगा तो खरीदेगा क्या? खरीदेगा नहीं तो डिमांड कहाँ से बढ़ेगी? क्या ख्याल है बच्चों? तो एक्सपेक्टेशंस उससे नेगेटिव हो जाएंगी। इफ इकोनॉमी एक्सपेक्ट इट्स ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट टू टर्मिनेटेड, अगर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो फिर तो गड़बड़ हो गया मामला। इफ पीपल कलेक्टिवली expect the economy to develop in a certain way and they act in a manner that will facilitate this change, कि अगर लोग कलेक्टिवली सोचे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप होने वाली है और वो कलेक्टिवली इस एंगल से सोचना शुरू कर दें, तो ये होंगी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस। ये होगी मुस्बत बात कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि आगे चल के हम मजीद बेहतर पैसा कमाएंगे। चलें, सही होगी बात आपकी। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। इंजेक्शन इनटू इकोनॉमी आर, इकोनॉमी में इंजेक्शन किस किस चीज को लग सकता है? अभी हमने बात की है। जी बच्चों, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आंसर दे रहे हैं इस वक्त। तो आंसर जो बच्चों का आ रहा है वो सब बच्चों का सी आंसर आ रहा है। खतीजा का सी है, सलमान का सी है, उसके बाद जो है वो
हावर, कोनैन, सैयद, सब बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, सलमान अली भी सी आंसर कह रहे हैं। तो उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि देखिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जा सकती है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है, एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ाई जा सकती है। कंजम्पशन को तो हम इसमें काउंट ही नहीं करते इंजेक्शन में, और तीनों में कंजम्पशन है। तो हमने कहा था आई इंजेक्शन है, जी इंजेक्शन है, एक्स माइनस एम इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन है। तो लिहाजा सी आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। अब आ जाते हैं इस तरफ कि हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन क्या चीज है? इन्फ्लेशन आमतौर पे कहा जाता है टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। बहुत ज्यादा पैसा बहुत थोड़ी चीजों को ट्रेस करे, चेस करे, इसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि चीजों का और पैसे का मुकाबला है। अगर पैसा चीजों से बढ़ गया तो हम इसको इन्फ्लेशन कहेंगे। लेकिन आम जिंदगी में इसका मतलब ये होता है कि जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसमें इजाफा हो जाए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इजाफा हो जाए, और आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ना शुरू हो जाए, यानी प्राइसेस में जनरल प्राइस लेवल में इजाफा हो जाए, जनरल प्राइस लेवल में इजाफा हो जाए। लेकिन ये जो जनरल प्राइस लेवल में इजाफा है, इसमें 2 शराइत हैं। एक तो ये कि ये सब्सटेंशियल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 1% है, 2% है, तो ये तो अच्छी बात है। 1 या 2% प्राइसेस में इजाफा का मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, तो ये तो अच्छा साइन है। तो 1 या 2% जो है हम इसे पॉजिटिव साइन कंसीडर करते हैं। इन्फ्लेशन के लिए 2 शर्तें हैं। पहले तो जनरल प्राइस लेवल बढ़े, और सब्सटेंशियल से मुराद है 3 और मोर परसेंट, 3 या इससे ज्यादा परसेंट का इजाफा हो तो हम मानेंगे कि इन्फ्लेशन है। तो जनरल प्राइस लेवल में इजाफा हो, लेकिन ये जो इजाफा है ये 3% या इससे ज्यादा इजाफा हो तो हम मानेंगे कि हाँ जी, आपके यहाँ प्राइस लेवल बढ़ रहा है। लेकिन एक शर्त और भी, एक शर्त ये है कि ये इंक्रीज कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि मुसलसल रहे पूरा साल, फॉर द होल ईयर। ऐसा नहीं है कि अगर फर्ज कीजिए कि इस साल जुलाई में कीमतें बढ़ी हैं और अगस्त में तक जाने तक ये एडजस्ट हो गई हैं, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि वक्ती तौर पे डिमांड बढ़ी थी, लेकिन इकोनॉमी के सिस्टम ने उसे खुद ब खुद एडजस्ट कर दिया। तो लिहाजा ये वक्ती कीमतों में फ्लक्चुएशन था, इन्फ्लेशन नहीं था। तो ऐसा टेम्परेरी इंक्रीज होगा, वो भी इन्फ्लेशन नहीं कहलाएगा। तो इन्फ्लेशन के लिए 2 शराइत हैं। पहली शर्त ये है कि इन्फ्लेशन सब्सटेंशियल होना चाहिए। सब्सटेंशियल से मुराद है कम से कम 3% या इससे ज्यादा हो। 1 या 2% पॉजिटिव साइन है, 1 या 2 मुस्बत साइन है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि 1 या 2% है, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी में गुड्स की मिकदार बढ़ रही है, सॉरी डिमांड बढ़ रही है, चीज़ों की डिमांड बढ़ रही है। तो ये तो अच्छी बात है कि इंडस्ट्री के लिए डिमांड बढ़े ताकि प्रोडक्शन और हो और जॉब्स और निकले। लेकिन अगर ये 3% या इससे ज़्यादा है तो फिर हम मान लेंगे कि हाँ यार, वाकई इन्फ्लेशन प्रिवेल करता है, इन्फ्लेशन जो है वो वाकई एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा, तो एक बात ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि इन्फ्लेशन वक्ती तौर पर हुआ है, और वो जुलाई या अगस्त में हुआ 2 महीने के लिए, और फिर उसके बाद कीमतें कंट्रोल हो गई। तो ये वक्ती स्विंग था जिसको इंडस्ट्री के जो कैपेसिटी थी या उनके पास जो रिजर्व कैपेसिटी थी उसने उसको अकोमोडेट कर लिया। तो ये भी इन्फ्लेशन नहीं है। तो इन्फ्लेशन की दोनों शराइत, एक 3 या 3 से ज़्यादा हो, और दूसरी शर्त मुसलसल रहे और साल से ज़्यादा म्याद हो, तो फिर हम कहेंगे इन्फ्लेशन। तो ये हो गया आपका कि इन्फ्लेशन आप किसको कहते हैं, इन्फ्लेशन से क्या मुराद है।
अब सवाल ये है कि इन्फ्लेशन किस किस टाइप का होता है। एक ही मुल्क में एक वक्त में एक से ज्यादा इन्फ्लेशन हो सकते हैं या एक से ज्यादा टाइप्स के इन्फ्लेशन हो सकते हैं। एक ही वक्त में एक ही मुल्क में एक ही तरह के इन्फ्लेशन, कई तरह के इन्फ्लेशन हो सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे दुनिया का सबसे पॉपुलर इन्फ्लेशन जो है वो है दुनिया का सबसे पॉपुलर इन्फ्लेशन जो है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें सप्लाई अपनी जगह प्रिवेल करती है लेकिन डिमांड में इजाफा हो जाता है और डिमांड में इजाफे की वजह से कीमतों में इजाफा हो जाता है। क्योंकि देखिए कीमतों में बढ़ने की दो वजूहात मेजर हो सकती हैं कि या तो डिमांड बढ़ गई है या सप्लाई कम हो गई है। तो डिमांड के बढ़ने से अल्टीमेटली प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा, तो इसको कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब सवाल ये है कि किसी इकोनॉमी में डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता क्यों है। देखिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है जब मुआशरा फजूल खर्च हो। एक ऐसा मुआशरा जिसकी जेब में पैसा आते ही उनके हाथों में खारिश शुरू हो जाती है और जब तक वो उसे खर्च ना कर लें उन्हें सुकून नहीं आता और रोजाना नई से नई मुश्किल आती है कि साथ वालों ने होंडा सिटी खरीदी, हमने भी खरीदनी, फलां घर में फानूस लगा है, हमने भी लगाना है, फलां लोग वेफल्स की आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, हमने भी खानी है। यानी रोजाना नई से नई मुश्किल आई रहती। जब तक पैसे इनके खत्म ना हो जाएं ये लोग सुकून से नहीं बैठते। ये है फजूल खर्च मुआशरा और ये डिमांड बढ़ाता है ये, और उसकी वजह स्पेंड थ्रिफ्ट, फजूल बाइंग, बिला वजह बाइंग। और बात देखिए हम करते हैं, हमारे मुल्क में होती है। मिसाल के तौर पे देखिए अच्छा खासा वॉशरूम है तोड़ के नया बन रहा है, क्या जी टाइल नहीं आ गई, रिवाज नहीं आ गई, ठीक है जी एयर कंडीशनर मौजूद है कि टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, वो उठाया फेंक दिया नया लगा दिया, गाड़ी ठीक है अच्छी है फिर नहीं परचेज कर लेते हैं। लेकिन ये जो मामलात हैं ये है मुआशरे की फजूल खर्चियाँ और ये जो है ये खासा डिमांड को बढ़ाती है। दूसरी चीज़ है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट जो है ये भी वही चीज़ है, ये है दिखावा, कि मुआशरे में दिखावा फैल जाए। और ये आप जानते हैं कि जो सोशल मीडिया का ज़माना है इससे दिखावा बहुत फैल गया, ठीक है। लोग compete करते हैं एक दूसरे में अखराजात के ऊपर, और फिर ये नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर, जैसे कि एक बहुत बड़ी जो है वो कैबिनेट रख ले प्राइम मिनिस्टर, तो जाहिर बात है अगर फर्ज कीजिए कि कैबिनेट में 60% है तो 60% को घर भी देना है, गाड़ियां भी देनी है, उनको आपने ड्राइवर भी देने हैं, सिक्योरिटी भी देनी है। तो आप ये बताइए कि क्या वो कोई मुर्गियां प्रोड्यूस कर रहे हैं, अंडे प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो सिर्फ खर्च कर रहे हैं इस पैसे को। तो खर्च करने से तो डिमांड बढ़ेगी, तो ये कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है। इसी तरह डेलीगेशन जिन मुल्कों में जाते हैं, एक एक बंदे के साथ 100 बंदा साथ जा रहा है, तो जो डेलीगेशन दूसरे मुल्क में जाता है वो कहते हैं जी 6 लोग आ जाएं प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो 6 लोग रख लेते हैं और बाकी के लोग जो है उनको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं होटल में, और उसका बिल देती है फॉरेन मिनिस्ट्री। ये भी। तीसरी चीज है आर्मी। आर्मी भी नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर्स। क्यों? फर्ज कीजिए एक आर्म्ड ऑफिसर है, उसको सैलरी मिलती है, वो क्या करता है? वो अखराजात ही करता है ना, जाके बीवी को देता है, बच्चों को देता है। क्या वो कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, कुछ प्रोडक्शन नहीं है। लिहाजा जितनी बड़ी आर्मी होगी उतने आपके नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाएगी। दुनिया में बाज मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने ये सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने इफेक्टिव आर्मी रखी हुई है। मिसाल के तौर पे बाज मुल्क ऐसे हैं वहां पे जो आपकी फेडरल जॉब है, अगर फेडरल जॉब और आर्मी एक ही बात, वहाँ लेक्चरर भी आर्मी ऑफिसर्स हो सकते हैं। लिहाजा वो क्या करते हैं कि वो तमाम ब्यूरोक्रेसी और आर्मी एक ही बना देते हैं, और जो फौजी होते हैं वो आम हालात में क्लर्क बादशाह बन जाते हैं, यानी क्लैरिकल स्टाफ कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाते हैं, और जंग होती है तो जाकर मैदान में बंदूक पकड़ के जंग कर लेते हैं। अब इसमें हर्ज क्या है?
नतीजा ये है कि वो सारी की सारी आर्मी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, इवन इसराइल को देखिए, इसराइल में जो जितना बॉर्डर एरिया है उस पर हल कौन चलाता है? उस पर फौज हल चलाती है। फौज ने अपने फार्म हाउसेस बनाए हुए हैं और वो अपने फार्म हाउसेस से मीट प्रोड्यूस करती है, फ्रूट प्रोड्यूस करती है, और वो सारा, और बॉर्डर एरिया में जो है वो इवन फीमेल सोल्जर्स हैं, वो ट्रैक्टर चला रही हैं साथ हाथ में एक क्लेशन को पकड़ी हुई। तो बेहतरीन निज़ाम, इससे ये कि इफेक्टिव हो रही। जैसे हमारे पास 6 लाख आर्मी है और हमारा रेलवे लॉस में, और भाई ये रेलवे उठाओ, 50 लाख सोल्जर्स को, 50,000 सोल्जर को लैदा करो, उनको जाओ यार रेलवे चलाओ, रेलवे चलाओ, कमाओ और खाओ, तो खुद ब खुद आपका जो है वो इफेक्टिव हो सकता है। लेकिन बहरहाल हमें ज्यादा इनकलाबी बातें नहीं करनी चाहिए, ऐसा ना हो कोर्स पढ़ाते पढ़ाते कि नए मसले में फंसे। तो बेहतर है कि हम इसी पे बात इतनी ही करें। तो स्पेंड थ्रिफ्ट सोसाइटी है, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है, नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो जाहिर बात है आपका मुल्क जो है उसमें डिमांड बढ़ेगी। लेकिन मसला रिजॉल्व हो सकता है कैसे? एक तो बात यह है कि टैक्स लगाएं, टैक्स लगाने से, लेकिन लगाएं उन पे जिनके पास वाकई परचेजिंग पावर। हमारे यहाँ कहते हैं टैक्स लगाएं, यार टैक्स लगाते किसमें? सैलरीड पर्सन पे। वो बेचारे की उसकी तो आगे खरीदारी नहीं। लगाना है तो लैंडलॉर्ड पे लगाओ, इंडस्ट्रियलिस्ट पे लगाओ, उस पे लगाओ जिसके पास पैसा है। दूसरी चीज, गवर्नमेंट के अखराजात कम होने चाहिए, गवर्नमेंट के अखराजात कम होने चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि एक प्राइम मिनिस्टर 6 मिनिस्टर काफी है, ज्यादा होने नहीं चाहिए। जितने ज्यादा होंगे उतना नुकसान करेंगे, उतना ज्यादा आपके अखराजात बढ़ेंगे। तो अखराजात क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, तो नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे यार, बड़ी सिंपल सी बात है। आपका सवाल बड़ा सादा सा है, मैं अभी इसका जवाब देता हूँ। ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर से कैसे होंगी डिमांड ज्यादा। अभी बात कर लेते हैं। देखिए फर्ज कीजिए आप एक आर्मी ऑफिसर, ठीक है जी। मैं आपको तनख्वाह देता हूँ, लेट्स सपोज 1 लाख। 1 लाख तनख्वाह आपने ले ली, क्या आपने कपड़ा प्रोड्यूस किया है? क्या आपने जो है कोई फर्नीचर बनाया है? गाड़ी प्रोड्यूस की? कुछ भी नहीं। अब ये 1 लाख रुपए आप क्या करेंगे? घर जाके रख देंगे? खर्चा तो करेंगे ना, कोई कपड़ा खरीदेंगे, कोई घर का सामान खरीदेंगे, कोई मकान खरीदेंगे, तो डिमांड हुई ना फिर। तो मसला ये हो गया कि आपको जो सैलरी मिली इससे आप बाइंग तो कर रहे हैं, बाइंग तो कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन कोई नहीं कर रहे। तो इसको कहते हैं नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर से डिमांड बढ़ती है। इसी तरह आप मिनिस्टर्स को तनख्वाह दे दीजिए, तो जो तनख्वाह दे रहे हैं वो क्या करेंगे? खर्च करेंगे ना। तो खर्च ही कर रहे हैं ना भाई, कोई प्रोडक्शन तो नहीं कर रहे, कोई लकड़ी नहीं बना रहे, फर्नीचर नहीं बना रहे, दरख्त नहीं उगा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। तो ये भी, इससे भी क्या होगा? इससे भी नॉन डेवलपिंग एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और उनके साथ फिर एक के साथ आपको 25-30 सिक्योरिटी गार्ड देने पड़ेंगे, कोई 40-50 गाड़ियां एक को देनी पड़ेंगी। क्योंकि वो देखा आपने कभी गुजरते हैं, जब वो गुजरते हैं वहां से तो क्या होता है, घंटों हम खड़े रहते हैं और गाड़ियां गुजरती रहती गुजरती रहती गुजरती रहती गुजरती रहती। हम पूछते हैं कौन जा रहा है, कह रहे जी वो फलां फलां वजीर साहब जा रहे हैं। तो ये जो गाड़ियां गुजर रही, पेट्रोल का खर्चा हो रहा है, खर्चा ही हो रहा है ना, डिमांड बढ़ रही है, प्रोड्यूस तो कुछ नहीं हो रहा। हाँ, प्रोडक्शन ये है कि पैसे से फैक्ट्री लगाएं, उस फैक्ट्री से फर्नीचर बने, उस फैक्ट्री में गाड़ियां बने, तो दिस इज सप्लाई। सप्लाई बढ़ाएं, डिमांड ना बढ़ाएं। ठीक है। अच्छा, होप क्वेश्चन इज आंसर्ड। अब गवर्नमेंट अपने अखराजात कट करे ताकि ये हो ही ना, और इंटरेस्ट रेट में इजाफा करें ताकि लोग लोन लेके गाड़ियां ना खरीदें, लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कम करें, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कम करें। इससे बेहतर ये है कि आप क्या करें, आप जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा। अब दूसरा जो इन्फ्लेशन है उसको, उसकी वजह ये है कि एक तो मैंने कहा था ना डिमांड बढ़ जाए, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि डिमांड बढ़ने की बजाय आपकी सप्लाई कम हो जाए। तो कम होगी तो किस तरफ जाएगी लाइन? लेफ्टवर्ड जाएगी। तो प्राइस आपकी अगर P1 है और सप्लाई आपकी कम हो गई, तो एक तो ये था डिमांड बढ़ जाए, दूसरा सप्लाई पहले से कम हो जाए। सप्लाई कम होगी तब भी प्राइसेस ज्यादा हो जाए। तो प्राइसेस के ज्यादा होने की दो वजूहात होती हैं। पहली वजह ये होती है कि डिमांड बढ़ जाए, और दूसरी वजह क्या हो सकती है? फैक्ट्रीज प्रोडक्शन रोक लें, प्रोडक्शन कम होगी, शॉर्टेज होगी, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो ये क्या वजह होती है? ये वजह होती है एक्चुअली प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई। प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे बढ़ गई?
उसकी वजह यह है कि आपके मुल्क में रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, आपके मुल्क में जो सैलरीज है, वेजेस हैं, वो बढ़ जाएं, आपके मुल्क में एनर्जी यानी कि बिजली महंगी हो जाए, आपके मुल्क में फ्यूल और पेट्रोल महंगा हो जाए। तो जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और कंज्यूमर ज़्यादा पेमेंट करने को तैयार नहीं होगा, तो कॉस्ट के बढ़ने से अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि कॉस्ट बढ़ गई, प्रॉफिट कम हो गया, और जब कॉस्ट के बढ़ने से प्रॉफिट कम हो गया तो प्रोड्यूसर इंटरेस्ट नहीं लेगा प्रोडक्शन में। वो कहेगा भाई मेरा तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, तो छोड़ो ये पैसा किसी और काम पे लगाते हैं, प्रोडक्शन कम कर देते हैं। प्रोडक्शन कम हो गई तो अल्टीमेटली आपका सप्लाई कम हो जाएगा, जिससे प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा। रिपीट कर देते हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, बिजली महंगी हो गई, वर्कर ज्यादा उजरत मांग रहा है मेरे से, फ्यूल महंगा हुआ पड़ा है, तो कॉस्ट बढ़ गई है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया क्योंकि कस्टमर ज्यादा पेमेंट करने को तैयार नहीं है। मैं कहता हूँ भाड़ में जाए, मैं प्रोडक्शन करता ही नहीं, मैं प्रोडक्शन बंद कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, सप्लाई कम हो जाएगी। इस वक्त आपके मुल्क में बेशुमार शू ब्रश बनाने की फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। अच्छा जी, छोटे केबल बनाने के यूनिट बंद पड़े हैं, कॉपर ड्रॉ करने के यूनिट बंद पड़े। पूछेंगे क्यों बंद पड़े, वो कहेंगे जनाब हमारी तो कॉस्ट पूरी नहीं होती, गैस महंगी कर दी हुकूमत ने, हुकूमत ने पेट्रोल महंगा कर दिया है, तो हमारा तो मार्जिन पूरा नहीं हो रहा, तो छोटे छोटे यूनिट बंद हो जाते हैं। इससे फिर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है और प्राइसेस भी बढ़ती हैं। तो ये है आपका कॉस्ट पुशिंग। इसको कंट्रोल करना है तो उसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि आप रॉ मटेरियल सस्ता करें, ठीक है जी, रॉ मटेरियल सस्ता करें, इसकी कीमत कम करें, इलेक्ट्रिसिटी की कीमत कम करें। वो कैसे हो सकता है? इसे चीप फ्यूल से प्रोड्यूस करें। ये साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट और ये सारे ये कोल से प्रोड्यूस कर रहे हैं बिजली। कोल से तो बिजली सबसे सस्ती बनती है, ये सिर्फ 6 रुपए में इन्हें पड़ रहा है पर यूनिट, और ये बेच रहे हैं 24 रुपए में। अब 6 रुपए का यूनिट अगर आप 24 रुपए में बेचेंगे तो जाहिर बात है आप उसके ऊपर 3 गुना ज्यादा कीमत चार्ज कर रहे हैं। तो इतनी हाई प्राइस के लिए तो ये लगा ही नहीं था। ये जब लगा था तो उस वक्त तो कहा गया था साहिवाल कोल पावर प्रोजेक्ट है, यहाँ जो भी है, ये सारे कोल इसलिए लगाए गए थे कि ये सस्ता प्रोड्यूस करेंगे, और हमारे यहाँ अब इसको महंगा कर दिया आपने। और कोल दुनिया का चीप तरीन कोल है जो आप ला के इसमें डालते हैं और प्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर जो तरबेला और मंगला की बिजली वो पानी से बनती, पानी की बिजली वैसे 3 रुपए यूनिट मैक्सिमम होगी और मिलती 24 रुपए। तो देखें चाइना ने जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया है, चाइना जो है मेरा जहाँ तक ख्याल है 1 सेंट में 1 यूनिट देता है, 1 सेंट मैक्सिमम, कुछ एरिया में 3 सेंट, यानी कि आप 163 या 64 रुपए का $1 है, तो इससे अंदाजा कर लीजिए कि ये 1.5 रुपए का यूनिट है पाकिस्तान के, या मैक्सिमम 4.5 रुपए का एक यूनिट बेच रहा है। अब अंदाजा करें 4.5 रुपए का यूनिट कहाँ और 24 रुपए का यूनिट कहाँ, तो आप कहाँ चाइनीज से कम्पीट करेंगे जी? तो मसला तो ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है जी। और उसके लिए फिर हमारे पास कई दलाइल हैं और कई लॉजिक हैं। ये जी खर्चे ज्यादा हैं हुकूमतों में, भाई खर्चे ज्यादा तो सादगी अपनाओ, क्यों बड़े बड़े महलों में रहते हो? इंडिया वाला हिसाब करो ना, इंडिया में आज भी प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट का इजलास होता है तो एक सफेद चादर पे चांदनी बिछा के गोल तकिए लगा के बैठ के इजलास कर रहे होते हैं। और वहां पे एक अरसे तक जो मिनिस्टर को गाड़ी मिलती थी वो ये जो सुजुकी का बोलान डब्बा होता है ये मिलता था, इसमें मिनिस्टर साहब आते और जाते थे। मेरे एक अपने डीन ऑफ द कॉलेज थे, तो उनका एक सेमिनार के लिए उन्हें जाना था दिल्ली, तो उन्हें आगे कुछ काम पड़ गया कि मैं 1-2 दिन और रह लूं, तो वो मुझे बताते हैं कि मैं वीज़े की एक्सटेंशन के लिए जा रहा हूँ। तो मैंने उन्हें पूछा कि जी एक्सटेंशन हो गई? 2-3 दिन बाद उन्होंने कहा एक्सटेंशन तो हो गई, लेकिन बात बड़ी अजीब है, मैं आपसे शेयर करूँ तो मैंने उन्हें पूछा क्या अजीब बात है? कहते हैं कि यार मैं वीज़ा लेके गया कमिश्नर के ऑफिस,
तो मैं सीधा चला गया कमिश्नर ऑफिस और मैंने देखा कि दरख्त के नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं, जैसे वो मुनीम जी नहीं बैठे होते, एक छोटा सा टेबल रखे जमीन पे और उनके चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए। मैंने परवाह नहीं की, मैंने कहा ये कोई फॉर्म शाम फिल करने के लिए लोग बैठे होंगे, जैसे हमारे पासपोर्ट ऑफिस के बाहर बैठे होते हैं। अंदर गया तो उन्होंने, क्लर्क ने कहा जी कि वो जो बाहर बैठा हुआ है ना दरख्त के नीचे, वो कमिश्नर है। मैं बड़ा हैरान हुआ, वापस चल के आया उसके पास, तो उसने देखते ही पहचान लिया कि पाकिस्तान से आए हो। ना जी पाकिस्तान से आया हूँ। उन्होंने कहा जी कि आप ये बताइए कि क्या आपके, तो उन्होंने कहा जी मुझे ये अप्रूवल चाहिए थी, इसके बाद मेरा वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। तो उसने कहा लाओ यार कागज़ों में कागज़, उसने कागज़ पकड़ा, लिख के उसके अंदर से स्टैंप लगवा। अब ये तो हालात हैं, आप देखिए सादगी का ये हालात है। और उसका फिर नतीजा ये है कि जाहिर है फिर कौमें तरक्की करती हैं, वो दूसरों से आगे निकलती हैं। और वहाँ पे अब ये है कि वैक्सीनेशन तो छोड़िए, वहाँ पे हाइपर ये जो है आपका ब्लड प्रेशर और इसके जितने टेस्ट हैं वो मरकज़ सेहत में मुफ्त हो जाते हैं। आप शुगर टेस्ट कराना चाहते हैं, ये फ्री है, आप मरकज़ सेहत जाएं, वहाँ पे शुगर टेस्ट करा लें अपनी। वैक्सीनेशन हर तरह का फ्री है। इवन हमारे यहाँ आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस कैंसर है, इसकी वैक्सीनेशन वो करते हैं बच्चियों को 13-14 साल की उम्र में, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब अंदाज़ा कीजिए कि फिर कौमें काम करती हैं तो कौमें फिर आगे भी निकलती हैं और वहाँ पे फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज पेनिट्रेट करती हैं, तो फिर कौमों की तरक्की होती है। एनीवे, तो हम बात ये कर रहे थे कि सादगी, तो फिर सादगी अपनाएं ताकि कॉस्ट ना बढ़े आपकी। अब आपकी कॉस्ट क्यों बढ़ती है कि आपको हर मिनिस्टर को 15 गाड़ियां देनी होती हैं, 150 सिक्योरिटी गार्ड देना होता है। अब वो कॉस्ट सारी किस पे जाती है, वो आम बंदे पे जाके पड़ जाती है। तो आप अपने एक्सपेंडिचर कम करें ना जी, ठीक है। तो आप अपने एक्सपेंडिचर कम नहीं करेंगे तो फिर तो ऐसे ही होगा कि एक सोल्जर है वो बॉर्डर पे बैठा हुआ है, उसको आपने पकौड़ों की एक प्लेट देनी तो भी सुजुकी का ट्रक लेके आप जा रहे हैं। भाई कुछ सोचें, ये कौम का पैसा है, कोई पैसे बचाने की कोई स्कीम सोचें ताकि ये कॉस्ट लोगों के ऊपर कम आए, तो फिर ये कोई सांस लेने जोगे होंगे। वरना तो जितना बर्डन इनके ऊपर डल गया है, ये तो बेचारे उठने जोगे नहीं रहेंगे जो हालात हो गए हमारे। अच्छा बच्चों, चले दिल दुखाने वाली बातें पता नहीं क्यों छेड़ दी आज आप लोगों ने। अब बात आ गई इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। अब इसी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को आप इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बना दीजिए। वो कैसे कि अगर मटेरियल इंपोर्टेड है, अगर मटेरियल इंपोर्टेड है, बाहर से आया, तो अगर मटेरियल इंपोर्टेड होगा तो अल्टीमेटली इससे जो है आपका जो है वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन पैदा हो जाएगा। होगा तो वो कॉस्ट पुश ही, यानी है तो कॉस्ट बढ़ने की वजह से। लेकिन कॉस्ट पुश क्यों बन गया? क्योंकि जो मटेरियल था वो बाहर से आया था और महंगा था और आपकी करेंसी डिवैल्यू हो गई। करेंसी डिवैल्यू होने से आपका इफेक्ट पड़ेगा। वो कैसे? फर्ज कीजिए कि मुझे एक टैबलेट बनानी है, उस टैबलेट में जो केमिकल डलता है, उस गोली में जो केमिकल डलता है, वो अमेरिका से आता है $1 का। तो अभी 2018 में डॉलर 105 रुपए का था। तो 105 रुपए का था तो मैं 105 रुपए का केमिकल लगा के 10 रुपए अपना मुनाफा ऐड करके 115 की गोली बेच रहा था। ठीक है जी। अब डॉलर हो गया 167 रुपए का। अब मैं इसमें 10 रुपए अपना मुनाफा जो है ना डालूं, चले मैं कहूँ यार मैं कुर्बानी देता हूँ, मैं 3 रुपए मुनाफा डालूं, तब भी ये गोली 115 की बजाय 170 रुपए की हो जाएगी। अब इसको कहेंगे ये है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इस वजह से मेडिसिन महंगी होती है। तो वाकई सही बात है कि 1 रुपया भी डॉलर जब ऊपर जाता है तो कौम के लिए तो एक बहुत बड़ा अजाब खड़ा हो जाता है कि 1 रुपया भी जब महंगा हुआ है, उससे पेट्रोल भी महंगा होना है, उससे दवाइयाँ भी महंगी होनी है, उससे कंप्यूटर भी महंगे होने हैं, तो हर चीज़ें महंगे होना है। एनीवे, तो ये है हमारा इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। अब आगे आ जाते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का क्या किया जा सकता है। इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का बड़ा अच्छा हल है। क्या हल है जी? आप ऐसा करें, ये जो मेडिसिन इम्पोर्टेड मटेरियल से बनाते हैं, आप इसका लोकल सब्स्टिट्यूट ढूंढें। ऐसा केमिकल लेके आए या वही केमिकल यहाँ बना लें। उसके बाद आप ऐसा करें, इंक्रीज करें प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बढ़ाएं अपनी, जो चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट की जा सकती हैं। सोचें क्या क्या एक्सपोर्ट हो सकता है, वो एक्सपोर्ट करें।
तो आप एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो अल्टीमेटली इससे भी इन्फ्लेशन में कमी आ जाएगी। अब जो आपका अगला इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन नहीं है, वो है एक वेज प्राइस वॉर, यानी एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस बड़ी अजीब चीज है कि इन्फ्लेशन एक वक्त आता है एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन बन जाता है। ये एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन क्या होता है? ये एंटीसिपेटेड इन्फ्लेशन ये होता है कि आप प्राइसेस बढ़ती हैं तो वर्कर कहते हैं हमारी वेजेस बढ़ाओ, हम उनकी वेजेस बढ़ा देते हैं। ठीक है जी, वेजेस बढ़ाएंगे तो वेजेस जो बढ़ाएंगे ये कॉस्ट किस में ऐड करेंगे? अल्टीमेटली ये कॉस्ट भी किस में ऐड होगी? प्राइसेस में। प्राइसेस और बढ़ेंगी, वर्कर फिर आ जाएंगे, हम फिर उनकी वेजेस बढ़ाएंगे। ठीक है जी, वेजेस बढ़ाएंगे फिर किस में ऐड करेंगे? फिर प्राइसेस में ऐड करेंगे। तो नतीजा ये शुरू हो जाएगी वेज प्राइस वॉर। वेज प्राइस वॉर, ये जो वेज प्राइस वॉर है इसको हम कहेंगे कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस में कन्वर्ट हो गया। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस में कन्वर्ट हो गया। अब फर्ज कर लीजिए मैं एक बिजनेस शुरू करता हूँ, तो मुझे एक जगह चाहिए, ऑफिस चाहिए, ये मेरा ऑफिस है। ठीक है जी, अच्छा, तो मैं ऑफिस जो है रेंट लेने जाता हूँ, तो मैं रेंटल एग्रीमेंट करता हूँ। वो कहता है जी सर इसका किराया होगा 1 लाख रुपए। कितना किराया होगा? 1 लाख। ठीक है जी, मैं कहता हूँ ठीक है जनाब मैं 1 लाख दे देता हूँ, ये मुझे दे दें। वो कहता है नहीं जनाब एक एग्रीमेंट लिखें फिर आपको मिलेगा। तो होता ही है, लेकिन एग्रीमेंट जब मैं लिखता हूँ वो कहता है अच्छा जी इसके अंदर ना हर साल ना 7% इजाफा होगा रेंट में या 10%। मैं कहता हूँ जी वो क्यों? कहता है जी इन्फ्लेशन नहीं होना। यानी अब इन्फ्लेशन जो है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाने लगेगा। तो हो गया ना एक्सपेक्टेशन का हिस्सा। अब साल बाद किसने देखा है कि इन्फ्लेशन होगा कि नहीं होगा? लेकिन उसने तो मुआहदे में लिख दिया। अब इन्फ्लेशन रुक सकता है? अब मुझे एक अकाउंटेंट की जरूरत पड़ी, फर्ज कीजिए मैं आपसे रब्ता कर लेता हूँ, चलो जी आपने आईसीएम में क्वालिफाई कर लिया, जरा मेरे ऑफिस में काम ही कर जाओ आप। लेकिन आप अभी तो कहेंगे सर हम आपके लिए जान भी हाजिर है, लेकिन जब आप पढ़ लिख जाएंगे तब आप कहाँ देखेंगे? आपने छुरी तेज करके मेरे पास आ जाना, आपने कहना सर हाँ काम करेंगे, उस्ताद होंगे अपनी जगह लेकिन तनख्वाह बुरी लेंगे। फर्ज कीजिए आप मेरे साथ तय करते हैं 70,000 कि सर स्टार्ट है अभी मैं यंग हूँ, चलो 70,000 ले लेता हूँ। लेकिन आप भी मुआहदे में क्या करेंगे? सर मुआहदा ठीक है लेकिन इसमें 20% साल का इजाफा होगा। भाई वो क्यों? इन्फ्लेशन नहीं होना। अब इन्फ्लेशन आपने देखा क्या होना है, लेकिन हर शख्स ने तो अपने मुआहदे में इन्फ्लेशन लिख दिया। तो साल बाद भाई 10% ये, 20% ये, 15% कॉस्ट बढ़ जानी है। तो इन्फ्लेशन बिकम एक्सपेक्टेशंस। ऐसी सूरत में इन्फ्लेशन को रोकना और मुश्किल हो जाएगा और आप कहेंगे कि जिन बोतल से बाहर आ गया है। क्या हाल है? जिन बोतल से बाहर आ गया। तो लिहाजा हमें क्या करना चाहिए? हमें आपकी जो है वो जो है वो बात मान लेनी चाहिए कि ये एक्सपेक्टेशन का हिस्सा बन जाएगा। तो लिहाजा ये जो है ये गड़बड़ हो जाएगा, सारा मामला गोलमोल हो जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इसको कहते हैं एक्सपेक्टेड। बाज लोग इसको एडॉप्टिव एक्सपेक्टेशन कहते हैं और बाज लोग कहते हैं इसको एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन। तो ये भी प्रिवेल करता है इकोनॉमी में बहुत ज्यादा। फिर एक इन्फ्लेशन ऐसा है जिसको हम मॉनेटरी इन्फ्लेशन कहते हैं। मॉनेटरी इन्फ्लेशन एक ऐसा इन्फ्लेशन है जहां पे जो मरकजी बैंक है यानी सेंट्रल बैंक है वो करेंसी ज्यादा छाप देता है। सेंट्रल बैंक प्रिंट कर देता है मोर करेंसी नोट्स, और करेंसी नोट जो है वो सर्कुलेशन में ज्यादा आ जाते हैं। तो जब पैसा सर्कुलेशन में ज्यादा आ जाएगा तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई को कहेंगे। इससे परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। आप याद कीजिए आपने पढ़ा होगा वो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसके अंदर क्या लिखा था? उसके अंदर ये लिखा था कि भाई बात ये है अगर तुम मनी की क्वांटिटी बढ़ाओगे, ये 45 डिग्री एंगल लाइन है,
ठीक है, इधर प्राइसेस है, ठीक है, और फर्ज कर लीजिए यहाँ पे वैल्यू ऑफ मनी है, 1/p कर देता हूँ। तो देखिए अगर आप क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ाएंगे तो प्राइसेस में भी क्या होगा, इजाफा होगा। बाय डबलिंग द मनी प्राइसेस विल बी डबल्ड, यही कहा था ना फिशर ने कि तुम मनी सप्लाई डबल करो, प्राइसेस भी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। तो मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ जाएंगी और मनी सप्लाई के कम होने से प्राइसेस कम हो जाएंगी, ये आपने वहां पढ़ा। तो यहाँ पे आप मनी सप्लाई बढ़ाते हैं तो प्राइसेस में इजाफा हो जाता है, इसको हम कहते हैं ये है मॉनेटरी इन्फ्लेशन, और ये भी अपनी जगह प्रिवेल करता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आप कहेंगे जी हमें सारी समझ आई, मैं मान लेता हूँ आई है, लेकिन सवाल पूछ लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ए बी सी और डी आपके पास पेज होगा कोई ना कोई, आप तीनों चारों के टाइप ऑफ इन्फ्लेशन लिख दीजिए कौन कौन से। मसलन ए कौन सा इन्फ्लेशन है, बी कौन सा इन्फ्लेशन है, सी कौन सा इन्फ्लेशन है, डी कौन सा इन्फ्लेशन। अभी देख लेते हैं। मसलन मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूं जी ए कौन सा इन्फ्लेशन है, ए कौन सा इन्फ्लेशन है। चले मैं आपको समझाता हूँ, इस तरह बात मिक्स हो जाएगी, मिक्स नहीं करनी, एक एक करके बात करनी। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। वर्कर्स सीक अबव इन्फ्लेशन पे राइजेस। देखिए अगर वर्कर सैलरी ज्यादा मांगेंगे तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा। क्योंकि वर्कर ज्यादा सैलरी मांगेंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी। ग्रोथ इन डिमांड फॉर न्यू हाउसेस, न्यू होम्स, क्या बढ़ी है, डिमांड। किससे, सप्लाई से। तो डिमांड बढ़ गई, सप्लाई से, कौन सा इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। तो एक ही वक्त में इकोनॉमी में मुख्तलिफ चीजों में मुख्तलिफ इन्फ्लेशन हो सकता है। रिटेलर्स हैव इंक्रीज प्राइसेस इन एडवांस ऑफ इन्फ्लेशन फिगर, यानी इन्फ्लेशन फिगर आया नहीं, उन्होंने पहले कीमतें बढ़ा दी। ये कौन सा इन्फ्लेशन है जी, तो ये जो इन्फ्लेशन है ये बिल्कुल सही कहा, जो लिखा है वेज प्राइस वॉर है, आमना ताकत सही कह रही हैं, और आमना ताकत को एक्सपेक्टेड कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। ये एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है कि क्या अभी प्राइसेस बढ़ी हैं, प्राइसेस बढ़ी नहीं, पहले ही बढ़ा दी, पहले ही बढ़ा दी, तो क्या है, एक्सपेक्टेशंस। यानी जैसे आपने मेरे साथ मुआहदा किया था, रेंटल वाले ने मुआहदा किया था, उसने अभी क्या कीमतें बढ़ी थी, कीमतें बढ़ी ही नहीं थी, तो उसने पहले ही कीमतें बढ़ा दी, यानी पहले इंक्रीज लिख दी। कॉपर प्राइसेस हैज मोर देन डबल्ड ऑन द वर्ल्ड मार्केट दिस ईयर। पूरी दुनिया में कॉपर महंगा हो गया है। तो कॉपर कहाँ से आता है, बाहर से आता है। जो चीज बाहर से आती है, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल बढ़ गई, बाहर से आती है, ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। ठीक है, अच्छा चले अगर आप इसको कॉस्ट पुश भी लिख देंगे तो भी मैं मान लूंगा, तो ये इम्पोर्टेड है। तो आमना जफर बिल्कुल सही लिख रही है, ये इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। तो मुख्तसरन ये कि वर्कर्स ने सैलरी ज्यादा मांगनी शुरू कर दी, ये कॉस्ट पुश है। ग्रोथ हो गई डिमांड में हाउसेस की, ये डिमांड पुल है। ठीक है जी, और रिटेलर्स ने प्राइसेस पहले ही बढ़ा दी जबकि अभी कीमतों में इजाफा हुआ ही नहीं, तो ये एक्सपेक्टेशंस का मामला है। ठीक है जी, और जो है आपका कॉपर का जो मामला है कि कॉपर बाहर से आता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर की कीमतें बढ़ गई इलेक्ट्रिकल केबल की, तो ये जो है ये आपका जो है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। ये हो गया, क्लियर बच्चों। अब यहाँ तक बात जो है वो तय हो गई हमारी। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इन्फ्लेशन के हवाले से, बड़ी बातें हो गई हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल है आपके साथ, इन्फ्लेशन हिट विच ग्रुप द हार्डेस्ट, इसमें से कौन सा ग्रुप हार्डेस्ट है, हार्डेस्टली हिट होगा।
इन्फ्लेशन से। तो देखते हैं आप क्या जवाब देते हैं। उसामा कह रहे हैं ए, ठीक है जी, उसामा ए को कह रहे हैं, और रहीला बतूल भी ए कह रही है, खदीजा सी कह रही हैं जी, शाबाश। तो जो है सना जवेद भी ए कह रही हैं। देखते हैं क्यों ए कह रहे हैं। असल में बात यह है, गरीब आदमी फिक्स्ड इनकम वाला इन्फ्लेशन में पिस जाता है, क्योंकि जिसकी आमदनी इस वक्त 16,000 रुपये महीना है, उसकी आमदनी तो 16,000 ही है, लेकिन पेट्रोल उसके साथ साथ बाकी चीजें महंगी हुई, उसकी आमदनी में इजाफा नहीं होगा। क्यों? चूंकि वो फिक्स्ड इनकम है, पिस जाएगा। बाकी सारे लोगों को इतना असर नहीं पड़ेगा। बिजनेसेस कीमतें बढ़ा लेंगे, लार्ज है स्मॉल है, स्मॉल को असर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा हिट जो है वो यही होगा इंडिविजुअल विद सब्सटेंशियल शेयर पोर्टफोलियो, उसके तो शेयर्स की कीमत बढ़ जाएगी। कभी आप देखिएगा इन्फ्लेशन से शेयर्स की कीमतें बढ़ जाती हैं। आपने जिस कंपनी के शेयर्स लिए हैं उनकी कीमतें ज्यादा हो जाती हैं, क्योंकि कंपनी का कैपिटल भी तो महंगा हो जाता है। तो यहाँ पे हम इन्फ्लेशन का मामला वाइंड अप कर देते हैं, चूंकि हमें प्योर इकोनॉमिक्स तो पढ़नी नहीं, हमें तो उसको इकोनॉमिक फैक्टर के तौर पे देखना। अब बात आ जाती क्या जी, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल क्या है? बिजनेस साइकिल इज एन इंटरेक्शन ऑफ गुड एंड बैड ट्रेड, गुड एंड बैड बिजनेस एक्टिविटी। एक्चुअली कहानी क्या है? अगर कहानी को हम शुरू से सुने तो स्टोरी ये है, एक्चुअल स्टोरी ये है कि जो नेशंस हैं वो चाहती हैं कि उनकी जो जीडीपी है वो बढ़े। तो वो तो जाहिर है हर कौम ये चाहती है उसकी जीडीपी बढ़े। आप कहेंगे हमारा भी जीडीपी बढ़े, लेकिन हम जब टाइम के एतबार से जीडीपी की बात करते हैं तो कौम कहती है कि जीडीपी बढ़े, लेकिन जीडीपी स्मूथली बढ़े, यानी साल गुजरते जाएं, 2020 आए, 21 आए, 22 आए, 23 आए, लेकिन हमारा जीडीपी यूं बढ़े स्मूथ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नेशंस में लोग जो होते हैं, लोग जहां होंगे वहां जज्बात होंगे, वहां फीलिंग्स होंगी। यानी कौम है, कौम अफराद है, अफराद के पास फीलिंग्स हैं। इंसान मशीनें थोड़ी है, दे हैव पैशंस, फीलिंग्स। इसलिए कभी पूरी कौम जो है वो पैसिमिस्टिक हो जाती है, पैसिमिस्ट हो जाती है, कभी पूरी की पूरी कौम जो है वो ऑप्टिमिस्ट हो जाती है। यानी कभी पूरी की पूरी कौम को सुहानी सी सूझनी शुरू हो जाती है, और कभी पूरी की पूरी कौम को नेगेटिव सोच आ जाती है। तो सारी कौम इसी तरह से है, मुस्बत सोचती है, मुस्बत सोचना शुरू कर देती है। वर्ल्ड कप जीत लिया कोई, हमने हॉकी का वर्ल्ड कप जीत लिया, उसके साथ साथ जनाब हमारे जनाब कोई 2-4 डेलीगेशंस गए दुनिया में, वो कोई अचीवमेंट लेके आ गए, कोई सी पैक चल गया, तो पता चला जी कि हमारा ग्रोथ रेट 5.6 पे चला गया। उसके बाद साथ ही कुछ छोटा मोटा क्राइसिस आया तो सब नेगेटिव सोचना शुरू हो गए। तो इसलिए बिजनेस साइकिल जो है, यानी जो जीडीपी है वो स्मूथ नहीं बढ़ता। जीडीपी जो है वो स्मूथ नहीं बढ़ता, बल्कि जीडीपी जो है वो जिग जैग करता है, जीडीपी जो है वो फ्लक्चुएट करता है, एक तरह से नहीं बढ़ता। ये जो जीडीपी का फ्लक्चुएट करना है, एक्चुअली इसी को बिजनेस साइकिल कहते हैं, कि कभी ये टाइम के एतबार से ग्रोइंग स्पीड से बढ़ता है, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट, एंड सम टाइम इट इज डिमिनिशिंग इवन, फिर इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग, तो ये चलता रहता है। एक दफ़ा मैंने 2-4 बिजनेस साइकिल मुख्तलिफ इकोनॉमीज के लिए और अंदाज़ा किया कि कितनी देर का होता है। तो ये मजाक नहीं होता, कौम को शुगर नहीं लगाना चाहिए कभी भी, क्योंकि आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे ना, गलत पॉलिसी बनाएंगे, पूरे लोग बैठ जाएंगे। चूंकि एक बिजनेस साइकिल 15 ईयर्स तक हो सकता है, 15 साल तक। मिनिमम एक बिजनेस साइकिल 7 साल का होता है, 6.5 साल का मैंने देखा है एक बिजनेस साइकिल। लिहाजा अगर कौम ऊपर की तरफ जा रही हो तो बहुत ध्यान से सोचना चाहिए, हर पॉलिसी ध्यान से बनानी चाहिए, क्योंकि ऊपर से नीचे गिरना बड़ा आसान। अब इसके अंदर एक चीज तो ये आ गई, अब ये 7 साल का एक साइकिल है, 15 साल का, तो हम इसे साइकिल कह के छोड़ दें? नहीं, इसको हमें ब्रेक करना चाहिए डिफरेंट फेजेस में, डिफरेंट फेजेस में। तो हम इसे 4 फेजेस में ब्रेक करते हैं। एक है टॉप, जिसके ऊपर इकोनॉमी बहुत ऊपर चली जाती है, इसको पीक बोलते हैं लोग।
इसको बूम भी कह देते हैं बाज लोग। इसको बाज लोग जो हैं वो बाज लोग जो हैं इसको जो है वो कह देते हैं प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी भी कह देते हैं लोग। तो डिफरेंट नेम यूज करते हैं इसके लिए। अच्छा, लेकिन बूम और पीक तो सब कहते हैं। और एक बिल्कुल सबसे बिलो लेवल का फेज होता है, इसको डिप्रेशन कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स की बुक के अंदर अक्सर इसको TROUGH लिखा होता है, ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। अच्छा, फिर ये डिक्लाइनिंग फेज है, इसको लोग रिसेशन कह देते हैं, रिसेशन, रिसेशन। और फिर ये राइजिंग फेज है, इसको लोग रिवाइवल भी कहते हैं। और बाज बुक में अंदर जो है इसको रिकवरी भी लिखा हुआ है, तो रिकवरी भी कह देते हैं। और ये जो फिर आ गया ये बूम दोबारा या पीक दोबारा। तो किसी भी बिजनेस साइकिल को पीक से पीक या बूम से बूम एक्सप्लेन करना चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि चारों फेजेस अंदर ही कवर हो जाते हैं। तो ये जो है आपका पीक टू पीक, बूम टू बूम या डिप्रेशन टू डिप्रेशन भी एक्सप्रेस कर दें तो वो भी ठीक है। अब इसमें पहली बात ये हो गई कि है क्या, मैंने कहा जी स्मूथ नहीं बढ़ती इनकम, जिग-जैग करती है। जिग-जैग करती बिजनेस साइकिल कहलाती है। एक बिजनेस साइकिल 15 से 7 साल का होता है, ठीक है। और एक बिजनेस साइकिल में जो है वो 4 फेजेस होते हैं। अब इसमें मिसकॉन्सेप्शंस छोटे छोटे मिसकॉन्सेप्शंस में एक मिसकॉन्सेप्शन ये अक्सर लोग बताते हैं, गलती करते हैं कि इकोनॉमी जब बूम से नीचे जाती है तो हम मेयर्स लेके दोबारा उसे बूम में ले आते हैं। गलत बताते हैं। वक्त गुजरा वापस नहीं आता, नीचे टाइम है, टाइम वापस नहीं आता। हम नए बूम में जा सकते हैं, पिछले वाले बूम में वापस नहीं आ सकते। एक ये गलत है। दूसरी बात ये कि हम पॉलिसीज की मदद से इसे खत्म कर देते हैं, ये खत्म हो ही नहीं सकता। हम इसको लिमिट्स में कंट्रोल कर सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी से, मॉनेटरी पॉलिसी से हम इसको खत्म नहीं कर सकते। ये विद इन लिमिट्स रहता है। कितनी बातें समझा दी? पहली बात 10 से 15 साल, दूसरी बात जिगजैग होता है, तीसरी बात इसके फेजेस होते हैं, चौथी बात ये वापस नहीं जाता बल्कि कंट्रोल लिमिट्स में रहता है। और एक और बात, बड़ी अहम बात, इसमें हर फेज ऑलमोस्ट गुजर जाने के बाद पता लगता है। हर फेज आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीडीपी ग्रोथ है जी 7%, 8 हो गया, 9 हो गया, इंडिया का 9.5 तक चला गया, 9.6 पे चला गया, फिर वापस आया। अब तकरीबन अब 4.6 या 4.5 पे। हमारे यहाँ लोग अक्सर बगले बजा रहे हैं कि जनाब उनके हालात बड़े खराब हैं। कोई अपना देखो, अपना नेगेटिव में चला गया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं गया। हमने जंगें भी लड़ी, बड़ा कुछ हुआ नहीं गया, तो नेगेटिव में चला गया। तो दूसरों का कह रहे हैं, अपना देखें क्या हालात। तो लिहाजा 9.6 पे भी था तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये समझता था शायद ये 12 तक जाएगा, लेकिन वो 12 से पहले नीचे आ गया। इसका मतलब है वक्त गुजरने के बाद पता चलता है। ये बिल्कुल यूथ की तरह होता है। जब आप जवान है, आपको नहीं पता आप जवान है, अचानक चलते चलते सीढ़ियां एकदम घुटने में से आवाज आएगी कड़क, और आप कहेंगे आए क्या हुआ, तो पता चलेगा जनाब पिछला साल जवानी का था, खत्म हो गया, अब बुढ़ापा शुरू हो गया। इसी तरह एक जहाज ऊपर की तरफ जा रहा है, कैसे पता चलेगा पीक पे है? जब नीचे आना शुरू होगा तो फिर पीक है ना। आप पहाड़ी पे चढ़ने, क्या पता है पीक है, पहाड़ी पे पीक पे खड़े हो जाए नहीं पता लगेगा। जब उतराई शुरू होगी पता चलेगा पिछला जो पॉइंट था वो पीक था। ऊपर से वो बिल्कुल डेल्टा गोल सा लगता है। इसी तरह बिजनेस साइकिल है, पीक गुजरने के बाद पता लगता है पीक है, डिप्रेशन गुजरने के बाद पता लगता है डिप्रेशन है। इसी तरह यूथ है, घुटने में दर्द शुरू होगा अचानक, ठीक है, चक्कर आएंगे, पता लगेगा अच्छा यार जवानी थी गुजर गई। अच्छा बच्चों, तो ये है इसका मामला जो बिजनेस साइकिल का। अब बिजनेस साइकिल का हर फेज जो है उसकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। हर साइकिल के हर फेज के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं बूम में क्या होता है, बूम एक ऐसी स्टेज है जिसके अंदर एक्सपेक्टेशंस आर वेरी हाई।
यानी तौक़ात बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। इसके अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है, यही वजह है कि आप बिल्कुल पीक के ऊपर पहुंचे होते हैं, डिमांड हाई है। अब डिमांड हाई होगी तो फिर एक प्रॉब्लम भी तो होगी ना, डिमांड हाई होगी तो इसका मतलब है प्राइसेस भी हाई होंगी, और प्राइसेस हाई होंगी तो हम बूम में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन बूम के साथ साथ आ जाएगा इन्फ्लेशन। यानी इस फेज का एक नेगेटिव इफेक्ट ये है कि यहाँ इन्फ्लेशन पैदा हो जाता है और एम्प्लॉयमेंट लेवल इज वेरी हाई। जाहिर बात है जब आप इतनी प्रोडक्शन करें तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बूम पे क्या होगा, लेकिन प्रोडक्शन लेवल हाई हुआ तो एम्प्लॉयमेंट हाई हुई ना, और इसका फिर ये फेज ब्रेक कैसे होगा, ये अपनी मौत खुद ही मर जाता है ये फेज। कैसे? देखिए, डिमांड हाई है तो अल्टीमेटली कंज्यूमर क्या करता है, क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है बहुत ज्यादा, तो वो लोन मांग रहा है, यानी मनी डिमांड बहुत हाई है, मनी डिमांड बहुत हाई है। अब जब मनी डिमांड हाई होगी तो अल्टीमेटली देखिए, लोन हाई है, मनी डिमांड आप ज्यादा कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आप क्या आएगा, ठीक होगी बात। दूसरी चीज ये है कि इन्वेस्टर भी चूंकि प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है तो वो भी आपसे लोन मांगेगा, वो भी मनी ज्यादा मांगेगा। तो जब मनी की डिमांड बढ़ेगी तो स्टेट बैंक देखेगा यार इतनी डिमांड हमसे मैनेज नहीं होती, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। रिपीट कर देते हैं आपको कि डिमांड हाई है तो कंज्यूमर भी ज्यादा मनी मांग रहा है, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करने के लिए सरमायादार भी पैसा ज्यादा मांग रहा है, इन्वेस्टर भी पैसा ज्यादा मांग रहा है। जब पैसे की डिमांड बढ़ेगी तो पैसे का रिवार्ड बढ़ जाएगा, और पैसे का रिवार्ड क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट कम होगी तो बिजनेस एक्टिविटी नीचे जाना शुरू हो जाएगी। एक दफा नीचे जाना शुरू हो गई फिर ये डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। फिर ये डाउनफॉल जब शुरू होगा तो फिर मसला ये पड़ेगा कि एक्सपेक्टेशंस इज फॉलिंग, प्राइसेस, डिमांड इज डिक्रीजिंग, प्राइसेस आर डिक्रीजिंग, एम्प्लॉयमेंट लेवल इज डिक्रीजिंग एंड प्रोडक्शन इज डिक्लाइन। हर चीज डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। अब डिक्लाइन होते 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 क्या होगा, inflation increases when capacity of country products produce goods and decrease in the way demand। नहीं उसामा, मुझे सवाल समझ नहीं आया आपका। आप कह रहे हैं सर इन्फ्लेशन इंक्रीजेस व्हेन कैपेसिटी ऑफ कंट्री ऑफ प्रोड्यूस गुड्स। नहीं, एक्चुअली देखिए यहाँ पे जो बूम में इन्फ्लेशन की बात की थी मैंने, बूम में इन्फ्लेशन की मैंने ये बात की थी कि रीजन ये है कि डिमांड हाई है एक्सपेक्टेशन हाई होने की वजह से, और डिमांड हाई होने की वजह से प्राइसेस हाई है, ये पर मैंने बात की। अब आ जाते हैं क्या जी के रिसेशन में एक्सपेक्टेशन फॉल कर रही है, डिमांड फॉल कर रही है, प्राइसेस फॉल कर रही हैं, एम्प्लॉयमेंट लेवल फॉल कर रहा है, उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी फॉल कर रही है। अब जब आप ये सारी चीजें फॉल कर रही हैं तो इसने डिक्लाइन होते 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 होने कहाँ पहुंच जाना है, डिप्रेशन। डिप्रेशन अब वो फेज है जहां पे आप बूम से गए, बूम से आए रिसेशन में, डिक्लाइनिंग में, रिसेशन से गिरते गिरते कहाँ पहुंच गए, डिप्रेशन में, जिसे आप TROUGH भी कहते हैं, ट्रफ। अब इसमें क्या होगा, इसमें उलट, एक्सपेक्टेशंस आर वेरी लो, डिमांड इज वेरी लो, प्राइस लेवल आर वेरी लो, डिफ्लेशन हो जाएगा। यानी यहाँ पे एक जगह पे आपने देखा कि यहाँ पर इन्फ्लेशन है, बूम में इन्फ्लेशन है, कीमतें बढ़ रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, डिफ्लेशन है। यानी बूम में कीमतें बढ़ती हैं, प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, इन्फ्लेशन, तो डिप्रेशन में कीमतें कम होती हैं, डिफ्लेशन आ जाती है। तो यहाँ पे जो है सिचुएशन ये है कि यहाँ पे डिफ्लेशन है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा मसला ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोग बेरोजगार होते हैं। दुनिया में सबसे बुरा डिप्रेशन आया था 1930s में, कहते हैं कि सेकंड वर्ल्ड
फर्स्ट वर्ल्ड वार में इतने लोग नहीं मरे थे जितने के यहाँ भूख से मर गए थे, जितने के यहाँ भूख से मर गए थे। तो ये इंतहाई एक्सट्रीम लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट थी, अजीब सिचुएशन थी, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा ही नहीं था, चीजें थी। फिर यहाँ पे रिवाइव किया था जॉन मेन्यूड केन्स ने, जो मेरे फेवरेट इकोनॉमिस्ट हैं। अगर केन्स ना होते तो मैं कभी भी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स ना करता। तो ही इज माय फेवरेट इकोनॉमिस्ट, जॉन मैन्यूड केन्स। जॉन मैन्यूड केन्स में एक और खूबी है कि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मशहूर प्रोफेसर रहे, लेकिन वो कहते हैं कि इंटरेस्ट यानी सूद मुआशी तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। अगर इंटरेस्ट खत्म कर दिया जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत होगी। लेकिन उसमें हुआ ये कि आजकल मैं किसी कनाडा या अमेरिकन रिटर्न किसी सिटीजन से पूछता हूँ कि आपके यहाँ मुल्क में, आपके मुल्क में नहीं, अमेरिका या कनाडा में कितना सूद मिलता है पैसे पे, वो कहते हैं कि वहाँ सूद है ही नहीं, वहाँ मैक्सिमम 0.5%। तो वाकई उन लोगों ने फिर सीखा है और उस पर अमल भी किया है। तो आप अमेरिका में बैंक में पैसे रखें, यू विल नॉट फाइंड एनी इंटरेस्ट लाइक इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तो आपने 1 लाख रखा है तो साल बाद आपको 7,000 रुपया 10,000 रुपया मिल जाएगा उसको, वहां पे ऐसा नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो लो है, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन लेवल इज लो, प्रोडक्शन लेवल बहुत लो है। लेकिन जाहिर बात है जिस तरह वो फेज टूटा था ये भी टूट जाएगा। हर अरूज को जवाल है और हर जवाल को अरूज है। इससे मुझे आपने अरूज याद करा दी, अच्छा नहीं छोड़। तो मैं बात कर रहा था कि हर जवाल को अरूज है, हर अरूज को जवाल है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि जो डिमांड फॉर मनी है वो बहुत लो है। तो जब डिमांड फॉर मनी लो है दोनों तरफ से, डिमांड फॉर मनी लो है दोनों तरफ से, कंज्यूमर भी पैसा नहीं मांग रहा चूंकि वो कुछ खरीद ही नहीं रहा, और बिजनेसमैन भी कुछ नहीं मांग रहा। उसकी वजह यह है कि वो भी कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। इस सूरत हाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से अल्टीमेटली लोग सोचेंगे यार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, फायदा उठाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे। क्यों? पैसा लेना शुरू कर देंगे, सस्ता है पैसा, इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे, तो इस फेज से हम निकल जाएंगे। नतीजा ये होगा कि देयर बी इंक्रीज इन एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस ऊपर आना शुरू हो जाएंगी, डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ना शुरू होंगी, एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ना शुरू होगा, प्रोडक्शन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड वी विल रीच टू न्यू बूम। हम नए बूम में पहुंच जाएंगे ग्रेजुअली। इस तरह एक बिजनेस साइकिल शुरू हो जाएगा। हो सकता है 7 साल लगे, हो सकता है कि इसको जो है वो 7 से ज्यादा साल लग जाए, कोई 15 साल तक भी जा सकता है। तो ये हो सकता है। ठीक हो गया बच्चों? अब यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूस डिमांड, फॉलिंग हाउस होल्ड इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो चुकी है, डिमांड कम हो चुकी है, हाउस होल्ड इनकम कम हो चुकी है, लो बिजनेस कॉन्फिडेंस है, इन्वेस्टमेंट। तो इस वक्त कौन सा फेज एग्जिस्ट कर रहा है, क्या सिचुएशन है? आप इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? तो देखते हैं बच्चे क्या कहते हैं। सना जवेद इसको रिसेशन कह रही हैं, आमना सदाकत भी इसको रिसेशन कह रही है, मंसूर अंसारी भी इसको रिसेशन कह रहे हैं, और उनके साथ साथ जो है वो मंसूर अंसारी, खतीजा, ये तमाम बच्चे इसको रिसेशन कह रहे हैं। हम इसको रिसेशन मान लेते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये रिसेशन है। नेक्स्ट सवाल, मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी का मेन डिटर्मिनेंट कौन सा है जिससे हम अंदाजा लगाते हैं कि बिजनेस के हालात कैसे जा रहे हैं? जी शाबाश बच्चों, कौन सा इसमें डिटर्मिनेंट है जिससे मुझे अंदाजा हो रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे जा रही है? तो इसमें बच्चों के जवाब आने शुरू हो गए हैं। बच्चों ने जो जवाब भेजे हैं इसके अंदर, सॉरी मेरा सवाल आगे पीछे जाना शुरू हो गया था, तो बच्चों ने डी आंसर ही भेजा है, नहीं सॉरी डी नहीं, सी आंसर भेजा है बच्चों ने। और सी आंसर जो है तमाम बच्चों का है, आमना, मंसूर, सना, रहीला, बतूल, ये तमाम बच्चों का है। उसकी वजह जीडीपी से अंदाजा होता है। अब भी देखिए पिछली स्लाइड पे, ये देखिए यहाँ पे क्या मैंने लिखा हुआ है, जरा गौर कीजिएगा।
ये देखें, ये क्या लिखा हुआ, जीडीपी। जीडीपी, तो जीडीपी से अंदाजा होता है। और जीडीपी की आज इक्वेशन भी बनाई है, इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स एन। यहाँ आप जीडीपी भी लिख सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल आउटपुट। तो बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अब मसला ये है कि मेरे पास 15 मिनट बाकी हैं और अगला टॉपिक जो है मेरा वो है अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसको ज़रा वक्त लगेगा। तो क्या हमें इसे आज ही पढ़ना चाहिए या हमें इसे नेक्स्ट क्लास पे डाल देना चाहिए? बच्चों से ओपिनियन ले लेते हैं। जी बच्चों, शुरू कर दूं कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ लें? बच्चों की राय नहीं आ रही, क्या बात है बच्चे, मेरा पढ़ने में शुरू हो नेक्स्ट क्लास। तो तमाम बच्चे नेक्स्ट क्लास के हक में हैं। मुझे लगता है कि बकरा खरीद लिया है और अच्छा, बकरा खरीद लिया है, इसलिए तमाम बच्चे नेक्स्ट क्लास के हक में। तो ये जो 15 मिनट है इसके अंदर तो हम इसको नहीं करते। और वैसे भी आज जो है काफ़ी ज़्यादा जो है क्लासेस जो है वो बच्चों ने पढ़ी हैं इस मूड में कि आगे ईद है। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको रिव्यू भी कराना पड़ेगा। तो ये इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। आज के लेक्चर को रेट कर दीजिए, फिर मैं वाइंड अप कर देता हूँ। जी, कितना समझ आया बच्चों? क्योंकि मुझे आज ज़रा थोड़ा इस लिहाज से डर भी लग रहा था कि आप सब बच्चों ने इकोनॉमिक्स बड़े ज़ोरों शोर से पढ़ी हुई है। अब पता नहीं मेरी इकोनॉमिक्स पसंद भी आती कि नहीं आती आप लोगों को। तो सन रहीला बतूल कह रही कि आउटस्टैंडिंग रहा। और कोई बच्चा? जी शाबाश बच्चों, अमेजिंग। सना जावेद, एनीबॉडी एल्स? बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों, बिल्कुल ठीक हो गया। अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट। तो मंसूर अंसारी एक्सीलेंट दे रहे हैं, वलीद स्माइलिंग फेस दे रहे हैं। तो ये सब मामला हल हो गया। अब एक बच्चे का सवाल है, प्लीज रिपीट व्हेन हैपेंस व्हेन डिमांड इंक्रीजेस हाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीजेस। लेट मी सी, इट्स वेरी सिंपल। मैं आपको 2 मिनट में समझा सकता हूँ। 1 मिनट में, ज़रा पेन पकड़ लूँ। देखिए बात यह है कि अगर मुझे चीज़ें खरीदने जाना है तो मैं चीज़ें किस चीज़ से खरीदूंगा? किससे खरीदूंगा? मनी से। बगैर पैसों की चीज़ मिलती है। और अगर मैं ज़्यादा चीज़ें खरीदूंगा तो आमतौर पे मनी सप्लाई इस तरह से होती है, फिक्स होती है। स्टेट बैंक कहता है इससे ज़्यादा मैंने मनी सप्लाई नहीं देनी। M1 उनका एक वक्त में फिक्स होता है, तो वो क्वांटिटी फिक्स रखता है किसकी? मनी की। अब अगर मैं चीज़ें ज़्यादा खरीदूंगा तो डिमांड फॉर मनी क्या होगी? डिमांड फॉर मनी क्या होगी? यानी MD, डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी। और डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा। अगर इस तरफ मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट रख लूँ, ठीक है। तो खरीदनी पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो मनी डिमांड बढ़ेगी, मनी डिमांड बढ़ेगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफा हो जाएगा। अगर ये I1 है तो I2 पे चला जाएगा, यानी शरह सूद में इजाफा हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब देखते हैं ज़रा कौन सा बच्चा था ये, नाम मेरे ज़हन से निकल गया अभी अभी। तो ये था ये थी आमना जफर। आमना जफर, कुछ समझ आई बच्चे? ठीक है, तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा कि गुड्स खरीदने जाना है, पैसे चाहिए, पैसे लेके मैं जाऊँगा मार्केट, पैसा मुझे ज़्यादा चाहिए। जब मैं पैसा ज़्यादा बैंक से निकलवाऊंगा तो मनी डिमांड बढ़ेगी, जिससे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई एक वक्त में बैंक फिक्स रखता है। ठीक है, तो ओके, देन वी शुड वाइंड अप इट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सी यू इंशाल्लाह आफ्टर ईद फ्रॉम माय साइड। विशिंग यू वेरी हैप्पी ईद एंड विशिंग यू गुड लक। थैंक यू वेरी मच।